ये है कि लेकिन मुझे कुछ बातें हाँ मेरे ज़हन में आई जब, क्योंकि बालेंद्र जी का अनुरोध तो मैं टाल नहीं सकता था। मैं उनका इतना सम्मान करता हूँ क्योंकि उन्होंने हिंदी के लिए इतना कुछ काम किया है, कर रहे हैं, और न केवल भारत के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे। तो इसलिए वो तो जो उनका आग्रह था स्वीकार करना ही था। तो मैं, लेकिन हाँ मैंने ये सोचा कि ये जो जो भी यहाँ प्रबुद्ध रचनाकार भी होंगे बहुत से, तो मैं उनसे क्षमा याचना सहित कि ये जो मैं सारी बात करूंगा उनके लिए है जो कविता लिखना चाहते हैं, जिनको कविता में रुचि है, या कविता पहले लिखते थे अब छोड़ चुके हैं और दोबारा शुरू करना चाहते हैं, या जो कविता लिखते हैं वो कविता को और थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो और या छंद मुक्त लिखते हैं तो छंदों में उनकी रुचि है, वगैरह वगैरह। तो और एक सबसे बड़ा उसमें ये हुआ कि बालेंद्र जी भी सोशल मीडिया इंटरनेट के विशेषज्ञ हैं। सोशल मीडिया पे जितनी कविताएं आती हैं, बहुत सारी आती हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जितना कुछ उसमें आता है, चूंकि इन दिनों सारे बड़े जो कवि हैं, रचनाकार, वो भी जुड़े हैं, तो जाहिर है कि उसमें अच्छी रचनाएं भी आती हैं जब वो रचनाएं साझा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या जो रचनाएं आती है उसमें कम से कम 60% जो कविताएं हैं वो अशुद्ध होती हैं। ये थोड़ा वो भी एक बिंदु लगा कि हाँ इस पर भी चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा। और ये भी कि कविता को लेकर के हम थोड़ा सा लोगों को अगर हम थोड़ा सजग बना सके, थोड़ा गंभीर बना सके तो और अच्छी बात होगी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब हम कविता लिखने की बात करते हैं तो मैं बहुत संक्षेप में ये भी आपसे साझा करूं कि सबसे पहले तो उस कविता के प्रति एक सम्मान होना चाहिए और उसके प्रति एक भरोसा होना चाहिए। इसलिए दो तीन बातें बहुत बतानी जरूरी, खासकर उनके लिए जो जो नहीं जानते हो, मेरे युवा मित्र हो। और वो यही है कि देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ वो एक उत्तर भारत तक सीमित रहा, और वो एक क्रांति थी निश्चय ही, लेकिन उसको बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया और फिर एक सन्नाटा सा रहा। और जब महात्मा गांधी भारत लौट के आते हैं, वहां दक्षिण अफ्रीका में इतनी बड़ी विजय करके पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देते हैं, उनका कानून बदल जाता है, करोड़ों लोगों का जीवन बदल जाता है, जिनका जीवन पशुओं से बदतर था, अश्वेतों का। तो वो जब भारत आते हैं उस समय के परिदृश्य तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। परिदृश्य ये था कि पूरे भारत में राजे महाराजे थे, नवाब थे, और वो अंग्रेजों, अपवादों को छोड़कर वो अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के प्रशंसक थे। और जो बुद्धिजीवी थे भारत के, जिन जो मतलब लोगों में चेतना जगा सकते हैं, वो अंग्रेजों के प्रशंसक थे। उन्हें लगता था ये अंग्रेज तो रेल लेके आ गए, ये डाक ले आए, और उनको फिर उपाधियां मिल जाती थी, बड़े खुश थे। और एक बहुत बड़ा तबका इसलिए खुश था कि अंग्रेजों ने आके एक विशेष धर्म विशेष के लोगों का राज खत्म कर दिया, वो इस मामले में खुश थे। तो बड़ा, और 90% लोग जो है गांव में थे, 90% लोग निरक्षर थे। ऐसे परिदृश्य में आजादी की लड़ाई की कल्पना बड़ी बहुत कठिन लगती है, चेतना जगाना। बीच बीच में कुछ होता रहता तो वो अलग बात है, क्रांति की एक धारा भी चलती रहती थी। तो अब वहां पर आप सोचिए, जिस समय ना रेडियो था, ना टेलीविजन था, ना साक्षरता थी, ना अखबार थे, ना पत्रिकाएं थी, वहां ये आजादी की अलख जगाने का काम, आजादी की चेतना जगाने का काम अगर लगातार किसी ने किया, क्योंकि रेडियो कब आया, बहुत बाद में आया है, वो भी अंग्रेजों का था। रेडियो स्टेशन कितने, पूरे भारत में ही जब 47 हुआ तब सिर्फ 4 रेडियो स्टेशन भारत में थे। तो ना सोशल मीडिया, ना टेलीविजन, तो सारा ये जिम्मा उठाया कवियों ने और कविता ने। एक तो ये दिमाग में रखिएगा। और ऐसी ऐसी कविताएं जिसमें वो लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि भारत क्या था, चाहे भारतीयों से शुरू, उस पर ही पूरा लेक्चर कई कई घंटों का हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। कि आओ सब मिल रोवो भाई, भारत दुर्दशा न देखी जाए, सब भारत के गौरव की बात की गई, गुलामी की बात की गई, स्वाधीनता, और वो सिलसिला निरंतर चलता रहा। चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो, चाहे कोई तरह तरह की चीजें हैं, वहां नहीं जाता हूं। फिर एक छोटी सी घटना, नादिर शाह जब आता है दिल्ली में, उसके सिपाहियों का झगड़ा हो जाता है, नादिर शाह कहता है जो मिले जहां मिले कत्ल कर दो। 6 दिन तक कत्लेआम चला, और सब तरफ खून ही खून जब है, वो नालियों में, सड़कों तक खून आ गया, और हजारों लोग कत्ल कर दिए गए। तब वो जो उनका शायर था, जो उनके साथ आया था, जिसका काम होता था कि वो राजे महाराजाओं के साथ भी होते, दरबार में जैसे होते थे, शाही जो शायर था,
वो हमेशा नादिर शाह के साथ चलता था, सुल्तान के साथ। उसका काम था वो नादिर शाह की तारीफ करे। लेकिन आखिर शायर है तो उसका दिल जब वो उसने ये इतना कत्लेआम बेगुनाहों का देखा, तो उसने एक शेर लिख के भेजा। और वो शेर जैसे ही नादिर शाह ने पढ़ा, शेर मतलब 2 पंक्तियां कविता की, और उनका कमाल देखिए कि नादिर शाह ने तुरंत कत्लेआम रोक दिया। और वो उसने देखिए, अब ये भी यहाँ पर वो कविता के कौशल की भी बात आती, क्योंकि ये विषय से जुड़ा हुआ है बाकायदा, कैसे लिखे कविता और क्या लिखे। कि देखिए वो शाही शायर था, तो उसने सुल्तान की तारीफ की। कैसे तारीफ की? तो कैसे अपनी बात कही? उसने कहा कि सुल्तान, हे सुल्तान, मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं, फारसी में शेर था कि देखिए, तू तो बहुत बड़ा महान जो है वो है, सुल्तान है, तेरी वीरता का क्या कहने हैं। तो ये जो तूने कत्लेआम किया है और हजारों लोग मर गए हैं, मुझे मालूम कि तेरे तलवार की खून की प्यास अभी बुझी नहीं होगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते सुल्तान, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम तो इतने ताकतवर हो। इनको सबको दोबारा जिंदा करके दोबारा कत्ल करो, ताकि तुम्हारी तलवार की खून की प्यास बुझ जाए। अब वो नादिर शाह किसी एक को भी जिंदा तो नहीं कर सकता, तो उसको वो शर्मिंदगी लगी। अब मैं तो अनुवाद बता रहा हूं, लेकिन शेर की अपनी ताकत रही होगी। तो ये कविता है। बहुत देशों में कानून बदल गए हैं कविता के कारण। बहुत कविता की एक पंक्ति भी आज, जैसे कोई आंदोलन जितने भी हुए, और चाहे विद्यार्थियों के आंदोलन हो, चाहे शिक्षकों के आंदोलन हो, चाहे मजदूरों के आंदोलन हो, एक पंक्ति बड़ी सहारा देती है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, शैलेंद्र जी गीतकार फिल्म में जो थे, उनकी पंक्ति है ये। तो एक बोल के लब आजाद है तेरे, देखिए कितना उसी से ताकत मिलती है। और जगह जगह पर हम रोजमर्रा के जीवन में कैसे अपनी कविता, मतलब कविता का इस्तेमाल करते हैं। और ये गीता क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, सब कविता ही तो है। और पैदा होने से लेके और अंत में राम नाम सत्य है, और जो भी चलता है वहां तक सब कविता ही कविता साथ रहती है। तो कविता बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यही हुई। अब बात आती है लिखने की, तो जो भी कुछ हमें प्रभावित करता है, विषय की बात आती है जब, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे दुख की बात हो, तो वो वहां पर आपके लिए कविता लिखने के लिए गुंजाइश है। तो उससे भी पहले बात ये आती है कि कविता जो है, कहते हैं एक उम्र में तो सारे कवि होते हैं। जब वो एक, जिसको कहते हैं हम किशोरावस्था, जो उस तरह की जो उम्र होती है, उसमें सारे कवि होते हैं, क्योंकि वो समय वो एक परिवर्तन का दौर होता है और भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय तो सब, और ऐसा होता भी है। आप किसी से पूछे, हाँ कभी लिखते थे, विद्यार्थी जीवन में लिखते थे, फिर वो छूट गई, फिर नौकरी के चक्कर में, या महिलाओं के फिर घर गृहस्थी के चक्कर में। तो सच एक एक तो ऐसा नहीं है कि कविता कोई खास व्यक्ति ही लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है, बशर्ते बशर्ते कि उसके भीतर महसूस करने की ताकत हो। जो भी एक अच्छा मनुष्य है, जो सोचता विचारता है, एक कहीं कहीं भी हम देखते हैं एक बच्चा अचानक से गिर पड़े तो आप दौड़ेंगे, भागेंगे, उसको उठाएंगे। बस वही वही मनुष्यता, यही भावना है किसी की मदद करने की, किसी के दुख में दुखी होने की। और उसको अगर आप हम नहीं महसूस कर पाते तो फिर मुश्किल काम है। लेकिन जो भी अगर रोबोट नहीं है, और वो एक मनुष्य है, उसके भीतर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, विचार हैं, और वो चीजों को देखता है, महसूस करता है, वो कविता लिख सकता है, कभी भी लिख सकता है। उम्र का कोई वो नहीं बंधन। और यूं देखिए कि जब जयप्रकाश नारायण जी जब जेल गए, महान स्वाधीनता सेनानी, आपातकाल में वो जेल में थे, तो वहां उन्होंने कविताएं लिखी, जिन्होंने पहले शायद नहीं लिखी थी, कभी नहीं लिखी थी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आपातकाल में जब जेल में रहे, तो वो वहां उन्होंने भी कविता लिखी। तो वो भी है कि कैसे एक समय होता है जब वो एक वातावरण होता है कि उसमें आपकी भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, फिर उनको आप शब्दों पे उतारते हैं। अंडमान की जेल में सावरकर जी ने पत्थर के ऊपर कुरेद कुरेद के कविताएं लिखी। तो वो एक कई जगह पर वो वातावरण भी होता है। और अन्यथा जो भी, मैं तो कहता हूं यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जो पहले से जो कवि, बहुत से रचनाकार भी होंगे मैं जानता हूं, और वरना कोई भी कविता लिख सकता है। बस कविता लिखने के लिए एक जो है ऑब्जर्वेशन जो होता है, वो ऑब्जर्वेशन, दृष्टि, चीजों को महसूस करना, परखना, देखते तो सभी है। लेकिन कोई घटना होती है तो एक कवि उस पर कविता लिख देता है, एक कहानीकार उसमें से कहानी का प्लॉट निकाल लेता है, कहानी लिख डालता है, कोई नाटक लिख डालता है, कोई कार्टून बना लेता है।
तो बस वो महसूस करने की ही तो बात है, वरना तो भीड़ में सैकड़ों लोग हो सकते हैं, सब उस तरह से नहीं महसूस कर पाते। तो ये तो बात ये हुई। अब ये जो अब मैंने ऑब्जर्वेशन की बात की कि कैसे लोग एक छोटी से छोटी बात को कैसे देखते हैं, परखते हैं, और हैरानी होती है। आप देखिए, जैसे बहुत पीछे चले जाएं, हमारे अपने सॉरी अमीर खुसरो साहब, उन्होंने कई मुकरियां लिखी हैं, और वो ऐसी कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है जो उस जमाने में आप जो है जितनी चीजें इस्तेमाल की होती थी। आमतौर पे लोटा होता था, अभी वो लोटा तो गुम हो गया, लेकिन उस जमाने तो उन्होंने लोटा पे लिखा है। उन्होंने उस समय जो भी सूरज चांद से लेकर के, भगवान राम से लेकर के, और चारपाई से लेकर के, और तोता से लेकर के, चाहे कोई पक्षी, यानी सैकड़ों कह मुकरियां उन्होंने लिखी हैं। कह के मुकर जाना एक विधा है, क्यों सखी साजन नहीं समते, मतलब कोई एक माहौल बनाते हैं और फिर कहते हैं क्यों सखी साजन, तो फिर वो उसको उलट के कुछ और आ जाता है। तो वही लड़ाई हुई थी ना, फिर उन्होंने अपना वो खकर दिया। वाजपेयी जी, आप कृपया अपने को अनम्यूट करिए। हाँ, मैंने कर लिया। तो हाँ, तो वो देखिए कितना चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया आज से 700 साल, यही और वो उनकी जो दृष्टि है, तभी तो आज 700 साल बाद भी उनकी हम कविताओं को दोहराते हैं और जगह जगह वो गाई जाती हैं। काहे को ब्याही विदेश, कैसे उन्होंने करोड़ों यानी बच्चियों की पीड़ा को महसूस किया। वातावरण बदल गया, एक जमाने में उसको किसी को भी कहीं भी बांध दिया जाता था, उसका कोई भविष्य तो होता ही नहीं था, बस शादी होनी बच्चियों की, और कहाँ कहाँ दूर दूर भेज दिया जाता था। फिर वो मायके में आना एक मुसीबत होती थी, वो उसी पर इतने सारे गीत थे। तो कोई भी पीड़ा हो उस पर जो है रचना होती है, महसूस करते हैं जो लोग। और वही ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि कबीरदास जी को भी देख, रहीम को देखिए, एक एक छोटी छोटी चीज, वो खीरा जो काटा जाता है और फिर वो उस पर भी दोहा लिख डालते हैं कि रहमन कड़वे मुखन को चाहिए यही उपाय। ये जो मतलब काट के नमक छिड़कते हैं तो कड़वे, रहमन कड़वे मुख, और कितने जीवन के ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को उन्होंने देखा है और उसको जीवन के साथ उसको ढाल दिया अपनी बात कहने के लिए। तो कविता में वही है कि जो कुछ आप महसूस करते हैं उसको शब्दों में उतार देते हैं। अब जब शब्दों में उतारने की बात आती है तो एक तो ये कि आप बिल्कुल सीधे सपाट कोई बात कह दें, और कविता के लिए तो कहते हैं रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी जो बात थोड़ा उसमें कोई रस आ जाए, कोई चमत्कार पैदा हो जाए, कोई एक कहन में कोई ऐसी अनूठापन आ जाए, तब वही बात जो है कविता को बेहतर बनाती है, बेहतर कविता बनती है। वैसे एक कविधा भी एक विधा है, गविधा लक्षणा व्यंजना, वो उसमें मैं जाऊंगा नहीं, वो बहुत एकेडमिक बात तो मुझे कोई करनी नहीं, मैं बहुत सीधी सीधी बातें करूंगा। और वही जैसे नीरज जी की पंक्तियां हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो वो छोटी छोटी पंक्तियां हमें कितनी बड़ी प्रेरणा देती हैं, बहुत ताकत, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहीं भी आप जाइए, चाहे वो कविता प्रतियोगिता हो, बच्चों की हो तो भी, और किसी मंत्रालय में हो रही हो तो भी, ये एक गीत जो है जरूर सोहनलाल द्विवेदी जी का है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कितनी मतलब हमें प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के जो है, और ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन छोटे छोटे जो है वो उसमें कविता में उतर आते हैं, और वो बहुत रास्ता, मतलब क्या कहते हैं, उसी से अपनी बात लोग कहते हैं। बहुत सारी बात इशारों में कही जाती, संकेतों में कही जाती है, वही कविता का एक, कविता की ताकत भी है। वही बात एक कोई और सब्जी बेचने वाला भी कह देता है, लेकिन कई बार वो उसमें गाली वाली लगा देता है। या तो कविता में आप बात जो कहते हैं, हो सकता है कोई नई बात नहीं कहते हो, लेकिन जो बात कहते हैं वो थोड़ा अलग बेहतर तरीके से कहते हैं, एक अनूठी शैली में कहते हैं, और उसमें एक तरह का जादू आ जाता है, एक तरह का चमत्कार आ जाता है। और अब कविता जब लिखने की बात आती है तो फिर दो पहलू आते हैं उसमें। एक, जैसे पहले जमाने में जो कविता लिखी जाती तो वो छंदबद्ध ही होती थी। उस समय वो तस्वुर ही नहीं था कि वो छंद मुक्त हो सकती है या क्या है। वो तो बहुत अभी ताजा ताजा बहुत बाद की बात है, जब निराला जी ने उसकी शुरुआत की। लेकिन निराला जी ने छंद को आसान बनाया था कि कविता आम लोगों तक पहुंच सके। तो उन्होंने छंद को छोड़ा नहीं था, छंद को तोड़ा था, छंद को आसान बनाया था। अब उसमें देखिए ना, तुकें मिलती हैं कि
जैसे भिखारी वाली उनकी कविता है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो मतलब वो मुक्त छंद हो गया। और उसको मतलब उन्होंने, ये हुआ कि हर कोई कविता तक उसके, वरना गीत होते थे और बहुत क्लिष्ट भी वो गीत होते थे, तो उन्होंने उसको आसान, अब वो रास्ता फिर आगे चलते चलते फिर वो मुक्त, जो जिसको हम मुक्त छंद कहते हैं, वो छंद मुक्त में बदल गई, यानी छंद का काम ही खत्म हो गया। तो अब उसमें जो है वो ना तो कोई उससे कहीं आपको तुकांत मिलाने हैं, ना कोई छंद देखना है, ना कोई मात्राएं देखनी है, ना कोई उसमें किसी तरह के बंधन है। बस कविता की जो उसमें जो हमारे भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो तीव्रता है, उससे कविता जो है काम को प्रभावशाली बनती है। अभी उन्होंने देखिए, मेरी मुख्य विधा गजल है, लेकिन जैसे बालन जी ने परिचय में बताया कि वो मेरी छंद मुक्त कविता है वे लोग, और वो इतनी वायरल हुई, वो मतलब एक तरह से उसने बहुत मुझे प्रतिष्ठा दिलाई। तो इसलिए खाली यानी छंद मुक्त भी कविता हो सकती है, और वो तो इन दिनों तो खैर वो मुख्य धारा की कविता मानी जाती है। अब इसीलिए मैं एक उसमें बात आती बार बार कि या तो आप छंद मुक्त कविता लिखें, यानी जो कुछ आपने महसूस किया, आपके कहीं ना कहीं आपके भावों का मंथन हुआ, और फिर आपने उसको शब्दों में उतार दिया। अब वो जिस तरह आप चीजों को महसूस करते हैं, जिस तरह के उसमें उसको स्वरूप देते हैं, उसी से कविता का एक प्रभाव बनेगा। और जैसे क्षणिकाएं अगर आपने सुनी हो, यानी दो पंक्तियों में भी कोई बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। किसकी है मुझे याद नहीं, लेकिन देखिए कितनी छोटी सी कविता और कितनी बड़ी कविता है। मुझे कवि का नाम नहीं याद है, बहुत पहले से सुन रखी है। देखिए 3-4 शब्द होंगे मुश्किल से, क्या, जीवन एक युद्ध, जीवन एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। इतनी सी कविता है और कितनी बड़ी बात है। समूची पूरी जिंदगी हम जैसे अपने आप से, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं हो नहीं पाता, हम सपने कुछ देखते हैं नहीं हो पाता, वो इतना संघर्ष पूरे जीवन में है, तो जीवन एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध कविता हो गई। और इसी तरह एक पता नहीं मलयालम की शायद है या किस दक्षिण भारतीय भाषा की है, और उसका अनुवाद ये है कि आजादी आधी रात में मिली, तभी सवेरा आज तक नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब एक चमत्कार पैदा हो जाता है, चीजों को देखना, महसूस करना, फिर उसको शब्दों में इस तरह पिरो देना। और क्षणिकाओं में भी इसी तरह एक दो पंक्तियों में बहुत बड़ी बात, उसमें कोई तुक नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन बात ऐसी है गंभीर और वो इतनी प्रभावशाली कि उससे कविता एक बनती है। मैं आपको क्षणिकाओं के उदाहरण देता हूं, सबसे छोटी विधा तो वही है, फिर मैं उस तरफ चलता हूं, छंदबद्ध की तरफ बाद में आऊंगा। और ये जो है, अब देखिए सिर्फ 2 पंक्तियां और बाकायदा पूरी कविता है। हरकीरत हीर है, असम गुवाहाटी में रहती हैं, और उनकी क्षणिका है। नहीं मैं ही दे दूंगा, मैं सुबह आ जाता हूँ। ये संडे घूमते रहते हैं, ये तो रोज लगाते हैं। हमें देखे ना, मैं वही कह रही हूँ, लगा दी जी। ये यदा कदा व्यवधान आ जाता है, लेकिन आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करके जारी नहीं, वो बीच बीच में ये कविता पाठ अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हरकीरत हीर जी की क्षणिका, देखिए 2 पंक्तियों में कविता, और इनकी बहुत पूरी किताब है क्षणिकाओं की, 3-3 पंक्तियां, 4-4 पंक्तियां। क्षणिका का मतलब ये हुआ एक बिंदु को पकड़ा, एक भावना को पकड़ा, एक किसी संवेदना को पकड़ा, एक कोई चित्र को पकड़ा, एक चित्र बनाया, कोई शब्द चित्र, कि मैं रटती रही प्रेम की परिभाषाएं, जिंदगी ने दर्द का इम्तिहान ले लिया। कि मैं रटती रही प्रेम की परिभाषाएं, जिंदगी ने दर्द का इम्तिहान ले लिया। तैयारी किसी चीज की हुई और इम्तिहान किसका हो गया। और इन्हीं के दूसरी क्षणिका है, लौट आता है हर बार शर्मिंदा होकर, दरवाजे से ही लौट आता है हर बार शर्मिंदा होकर, दरवाजे से ही खामोशी में लिपटा सच, खामोशी की जुबान में लिपटा सच। तो ऐसे 2-2 पंक्तियों में कोई बात इस तरह की हो जाती, कविता बन। क्रांति कनाटे हैं, बड़ोदरा में रहती हैं, उनकी क्षणिका देखिए, हम अपने घर में अंधेरे में भी चल लेते हैं, हम अपने घर में
अंधेरे में भी चल लेते हैं, दूसरों के घर में उजाले में भी ठोकर लगती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है, और उससे कहीं ना कहीं इशारों में कोई बात दूसरी भी होती है, वही नहीं होती है। कविता की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि हमेशा उसमें उसके माध्यम से जो कहा जाता है उसके बहुत सारे अर्थ निकलते, वही अच्छी कविता जिसमें बहुत सारे अर्थ निकले, इसको कहते हैं अर्थ की परतें निकलना, या उसमें बहुत सारे आयाम खुलना। और जैसे बड़ा सीधा सा उदाहरण है, वे गजल आपने भी सुनी होगी, बेगम अख्तर साहिबा ने गाई है कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। अब ऐसा नहीं कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, तो गजलों में पुराने जमाने में गजल एक शराब का प्रतीक बहुत लिया जाता था। पूरी मधुशाला लिख डाली गई, उमर खयाम साहब ने लिखी मधुशाला, हमारे बच्चन जी ने लिखी, उन्होंने पूरा, खयाम साहब ने भी, उमर खयाम ईरान के, उन्होंने इस पे इसी विषय पे लिखा था। तो अब मसला ये नहीं है कि हम तो समझे कि थे कि बरसात में बरसेगी शराब, तो शराब बरसेगी मतलब कोई वो रम विस्की बरसने वाली है। उसका मतलब सिर्फ ये था कि हम तो समझे थे कि जब आजादी मिलेगी तो सारे हमारे ये जितने ये तमाम सारे शोषण, दमन और ये अत्याचार, भेदभाव, गरीबी, अमीरी, छुआछूत वगैरह वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। तो इशारे में बात कही कुछ और कही थी, यही नियुक्ति अलंकार है। अंग्रेजों के जमाने में चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और पूरी लंबी कविता चलती है, चाहे नहीं सम्राटों के सर पर हे देवों के सिर चढ़ूं, क्या भाग्य पर इतराऊं, और चाहे नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, वगैरह वगैरह। चाहते क्या है, बस वो जहां जिस पथ पर जो है शहीद जाए, जिस पथ जाए मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो कैसे फूल के माध्यम से कितनी बड़ी, कितनी गहरी, कितनी प्रभावशाली बात हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की। तो कविता में यही होता है कि खाली सीधे सपाट आप कुछ नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं उसमें कोई बिंब बनाते हैं, कोई इमेज बनाते हैं, कोई संकेत देते हैं, कोई उपमाएं देते हैं तरह तरह की, और उससे फिर कविता बनती है। तो ये तो हुआ एक छंद मुक्त कविता। लंबी कविताओं का एक अलग मामला है, लंबी कविताएं लिखी जाती हैं, और उन्हीं कविताओं से कहीं ना कहीं एक ऐसे वाक्य निकल आते हैं जो हमेशा के लिए आगे बढ़ के, और उनका उदाहरण दिया जाता है बाकायदा। जैसे बात बोलेगी हम नहीं, अब वो कविता में है शमशेर जी की, और वो फिर वो बन गई। या आगे जी की एक छोटी सी कि सांप तुम सब तो हुए नहीं, शहरों में बसना तुम्हें आया नहीं, तो फिर इतना विष कहां से पाया। तो या मतलब जैसे मैं कह रहा था, जैसे गोविंद प्रसाद जी की एक कविता है, और चाटुकारिता पे इससे अच्छी बड़ी कविता नहीं हो सकती। मैं उसका एक सरल रूप बताता हूं आपको, थोड़ा बदला हुआ वो, क्योंकि इतने वायरल हुई, लोगों ने बदल दिया उसको, गोरख पांडे के नाम से वायरल कर दिया गया, व्हाट्सएप पे ये सब चलता रहता आप जानते हैं। लेकिन वो गोविंद साहब कितनी, देखिए इसमें वो 3-4 लाइन की सिर्फ कविता है। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, दरबारी बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये जो चाटुकारिता होती है कि राजा रात अगर कह रहा सुबह रे सुबह, तो वो सब चाटुकार लोग उसको हामी भर रहे हैं, और कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रात है रात है। तो ऐसे ही कविता जो है चोट करती है, 4 पंक्तियों में वो कविता बहुत बड़ी बात एक कह जाती है। अब बात आती है, थोड़ा सिलसिला आगे बढ़ाया जाए कि कैसे हमारे जीवन में हम लगातार कभी तुलसी की चौपाई बोल देते हैं, और कविता के जो असर की बात है, देखिए एक चौपाई जो है ना, उसमें पूरा जितने धर्म है, जितने धर्म ग्रंथ है, एक चौपाई तुलसीदास की, उसमें सब आ जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई दुष्टता, अधमाई नहीं हो सकती। तो एक चौपाई में ये इतनी सारा पूरा जो है सार आ जाता है। और सबसे बड़ी कविता की ताकत यह है कि हम जो नहीं कह पाते वैसे सीधे सीधे वो कविता के माध्यम से कह देते हैं। ये काम आम आदमी भी करता है, बुद्धिजीवी भी करते हैं, और भारत का प्रधानमंत्री भी करता है। एक प्रधानमंत्री जिन पर वो कम बोलने का वो लगता था, उन्होंने एक शेर सुनाया पार्लियामेंट में कि 1000 बोलों से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो उन्होंने कविता में ही जवाब दे दिया। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो पूरी निदा फाजली साहब की गजल ही सुना डाली कि सफर में धूप तो होगी, जो साथ जो चल सको तो चलो।
तो बहुत यानी सबको कविता की जरूरत पड़ती, कोई संत बिना कविता के उसका प्रवचन पूरा नहीं हो सकता, नेताओं का जो है जो भाषण है वो बिना कविता के पूरा नहीं होता, चाहे बजट का भाषण हो, मैं संसद में कितनी बार बैठ के सुना मैंने, चाहे जितने शुष्क विषय हो, तो वो बिना उसके बात बनती नहीं है। तो लेकिन उसकी खूबी वही है कि जो कविता, चाहे वो पंक्तियां हो या कोई शेर के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, वो उनमें एक एक जादू होता है, कहन का जादू, एक यानी कैसे जो अरेंजमेंट है शब्दों का उसी से सारा होता है। जैसे एक शेर है उनका, वो हमारे चकबस्त जी का है कि वो जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूरे तरतीब, अनासिर यानी एलिमेंट्स, तत्व, और ज़हूरे तरतीब मतलब उनका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट जो है जिस तरह अरेंज किया गया है। तो जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परीशा होना, यानी ये अगर अरेंजमेंट टूट जाए या उसको डिस्टर्ब हो जाए, सोडियम किसी का ज्यादा हो जाए मर जाएगा, सोडियम की कमी हो जाए मर जाएगा, एक एलिमेंट, पोटेशियम हो मैग्नीशियम हो। तो वही कविता के साथ लागू है कि अगर उसी शेर को यूं कहें कि कविता क्या है, शब्दों का ज़हूरे तरतीब। तो बस शब्दों का सारा खेल क्या है कि एक किसी की उसी विषय, एक ही विषय पे सैकड़ों लोग लिखते, विषय तो नहीं बदल सकते, वही माँ होगी, वही पिता होंगे, वही भाई होगा, वही पत्नी, वही प्रेमिका, और वही नदी, वही समुद्र, वही सूरज, वही चांद, वही सब कुछ। लेकिन हमेशा वो जो है 100 लोग अगर कविता लिखते हैं तो किसी की कविता बहुत प्रभावशाली बन जाती, किसी की नहीं उतनी प्रभावशाली बनती है। वो कहां से आता है, वो सिर्फ अब मतलब कविता का अभ्यास करने से, और जो है वो जिस तरह आप सोचते हैं उसको कैसे एक बेहतर रूप देने से, उसमें दोनों बातें होती है। देखिए छंद मुक्त कविता को अगर आप छोड़ दें, फिर छंद की तरफ आते हैं, और फिर जब छंद लिखते हैं तो जो मैं शुरू में बात कर रहा था, प्रायः होता क्या है, लोग जो है वो लिखना चाहते हैं कि गजल लिखें, चाहते हैं दोहा लिखें, चाहते हैं कोई और विधा में लिखें, लेकिन उसका निर्वाह नहीं करते, तो वो फिर प्रभाव नहीं बन पाता। वरना फिर वो छंदबद्ध कविता का सिर्फ इतना सा जादू है कि वो बहुत आसानी से कम्युनिकेट करती, संप्रेषित होती है, दिल तक उतर जाती है। मैंने ये गजल सुनी उनने जब मैं बिल्कुल प्रवेश कर रहा था कविता के क्षेत्र में, मेरे ख्याल से 1974 होगा, 1974, आप सोचिए कितने पीछे आप चले जाइए। मैंने कहीं नोट नहीं किए, लेकिन वो पूरी की पूरी गजल वो ऐसे ही छपी हुई है, यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके, चांदनी रात में जैसे कि समंदर चमके, पूरी गजल। तो ये फर्क ये होता है कि जो छंदबद्ध कविता है उसको बहुत आसानी से हमें वो याद हो जाती है। आपको मैं यहीं बैठे बैठे सैकड़ों कविताएं, वो गजलें दुष्यंत की हो या कोई सुभद्रा कुमारी चौहान की, वो सुना सकता हूं, क्योंकि उनका बस ये। लेकिन छंद मुक्त कविता की जब बात आती है तो मैं शायद अपनी ही कविताएं मतलब बहुत सी सुना दूंगा, लेकिन बहुत सी के लिए शायद जो अगर लंबी कविताएं हैं छंद मुक्त, तो उनके लिए शायद वो कागज देखना पड़े। आपने देखा होगा कि जितने लोग ज्यादातर वो कागज से ही पढ़ते हैं, या मोबाइल, आजकल मोबाइल चलने लगा तो मोबाइल से पढ़ते हैं, तो ये बात है। और वैसे मुक्तक है, रुबाइयां हैं, गजलें हैं, गीत हैं, जितनी विधाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें थोड़ा सा ये फर्क ये पड़ जाता है कि उसमें एक उसका सरस बन जाती हैं, बहुत मधुर बन जाती हैं, और बहुत इफेक्ट मतलब प्रभावशाली बन जाती हैं, और बहुत सहजता से संप्रेषित हो जाती हैं। आप देखिए जितने आप डिबेट्स आते, बहस आती टीवी चैनलों पे, उनमें तुक जरूर मिलाई जाती है। आप जरा गौर करिएगा, कभी भी देखिएगा कि वो कुछ ना कुछ तुक मिलाएंगे। और जितने विज्ञापन आते हैं आप सुनिए उसको, जितने उनमें तुकों का सहारा बहुत लिया, क्योंकि उससे इफेक्टिव जिसको है ना जो है प्रभाव बढ़ जाता है, प्रभावशील बन जाते हैं। तो वो वाली बात है। बस मैं छंदबद्ध कविताओं को लेकर इतना ही कहूंगा कि देखिए इतनी सारी विधाएं हैं। देखिए गीत प्रमुख विधा होती थी, कभी दोहा एक प्राचीन विधा है, फिर उस समय चौपाई हुआ करती, रामचरितमानस उस पर लिखी गई है, पद होते थे, सूरदास तुलसी मीरा वगैरह लिखती थी, कुंडलिया छंद होता था, रोला छंद है, सोरठा होता था, बरवे रामायण पूरी तुलसी जी ने भी लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी लिखी बरवे रामायण। बरवे एक छंद होता था, 14 मात्राएं 7 मात्राएं। तो ऐसे मतलब उसका अपना एक वो, अब वो सब विलुप्त हो गई, बहुत सारी तो खत्म हो गई। फिर
अभी जरा ये माहिया हमारे गांव का, मिट्टी का, हमारे पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का छंद है माहिया। बड़ा छोटा सा छंद है, 12 मात्राएं, 10 मात्राएं, 12 मात्राएं। सिनेमा में भी कई बार इस्तेमाल हुआ। तो माहिया छंद हमारे पास है। फिर कुछ विधाएं जैसे और बहुत से, घनाक्षरी है, सवैया है, मुक्तक रुबाई का मैं जिक्र कर चुका हूं। तरह तरह की विधाएं हैं जो आपको अच्छी लगे। और बहुत सारे, ये 1.5 साल कार्यक्रम मैंने चलाए फेसबुक पे, और सारी विधाएं फिर भी नहीं आ पाई। इतनी विधाएं हैं हमारे पास, और इतने कविता के रूप हैं। और छंदों की तो बात ही छोड़ दीजिए। छंद जो है, सैकड़ों छंद है, उनको तो आप पकड़ना बड़ा मुश्किल है, उससे गहराई में उतरना उतना तो जो अभी उसकी मैं उस तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। सारी कहानी क्या, सिर्फ एक झलक दे देता हूं कि छंद आते कहां से, कैसे बनते, क्या होता है। जैसे डिजिटल जो दुनिया, उसमें 0-1 का महत्व है, उसी तरह कविता की दुनिया में 2 और 1 का महत्व है। ये क्या बला है, मतलब मात्राएं जब हम गिनते हैं तो राम, तो रा 2 मात्राएं, म लघु 1 मात्रा, सीता तो 2 और 2 मात्राएं, 2 मात्राएं। इस तरह मात्राएं गिनी जाती हैं। तो 1-2 के कॉम्बिनेशन बनते हैं। और वो कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं कि जैसे वो एक सूत्र है, जिनको रुचि है उनके लिए बता रहा हूं कि वो एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके माध्यम से ये होता है कि आप तरह तरह के जो कॉम्बिनेशन शब्दों के बनते हैं, 2-2-1, 2-1-1, 1-2-1, 2-2-2, इस तरह के, वो उस तरह के फिर शब्द उसी से बनते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण अगर आपसे साझा करूं तो ये देखिए, जैसे निराश, उजाला 1-2-2, 2-12, 2-2-2, नाराज 2-2-1, या आसान 2-2-1, आधार 2-2-1, या आसरा 2-1-2, या उजास या उदास 1-2-1, और पारस या सावन 2-1-1, या पवन 1-1-1, या इमला, गणना, अपना जैसे 1-1-2। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी से उर्दू में गजलों की बहरें बनी, बहर मतलब मीटर बने हैं, उनके बाकायदा नाम हैं, और उन पर लोग बाकायदा उसको उसको देखते हैं। जब वो गजल लिख लेते हैं तो उसको नाप तोल करते हैं, उसको तख्ती करना कहते हैं, और बाकायदा उसको नापते हैं कि गजल सही कि नहीं। उस पर बड़ी बहसें होती हैं लोगों की। तो वो है, खैर वो जिनको रुचि है वो आगे उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन कुछ आसान जो विधाएं हैं, मैं उनकी तरफ, जो जो ऐसे लोग जो कविता लिखना चाहते हैं, उनकी आसानी के लिए सबसे बढ़िया विधा है हाइकू। और वो जापान से हालांकि आई है। और उसमें क्या होता है, दुनिया की सबसे छोटी कविता, 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर, और कविता पूरी हो जाती है। कुछ लोग उसमें तुक मिलाते हैं, कुछ लोग नहीं मिलाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। हाइकू दुनिया की सबसे छोटी कविता, 17 वर्णों में यह कविता पूरी हो जाती है। आधे अक्षर को इसमें गिना नहीं जाता, ना उस तरह मात्राओं को गिना जाता है। वर्ण सिर्फ गिने जाते हैं। 5 वर्ण हो पहली पंक्ति में, 7 वर्ण हो दूसरी में, और 5 वर्ण हो तीसरी पंक्ति में। तो ये हाइकू विधा है। अब देखिए कितना आसान, कितनी बढ़िया हाइकू, जगदीश व्योम जी की हाइकू है। हुआ जो युद्ध, 5 हो गए अक्षर, हुआ जो युद्ध, रोएगी 3 वर्ण, मानवता 4 वर्ण हो गए, 7 वर्ण हो गए। हुआ जो युद्ध, रोएगी मानवता, हंसेंगे गिद्ध। तो एक हाइकू में कितनी बड़ी बात देखिए कह दी गई। और ऐसे ही अब हाइकू तो बहुत सारे संग्रह आ गए, कई दर्जन, कितने उन पे शोध हो गए, और लोगों ने हाइकू गजल लिखी, लोगों ने हाइकू दोहे लिखे, लोगों ने हाइकू गीत लिखे। हाइकू विधा में इतना सारा काम, इतना काम हुआ है कि पूछे, और सारी भाषाओं में अब ये लिखी जा रही है। अलग अलग बस ये है कि जैसे इंग्लिश वाले जब हाइकू लिखते हैं वो 3 लाइनों को ही हाइकू मान लेते हैं। उनके पता चला पहली पंक्ति में ही 17 क्या पता नहीं 20 अक्षर पहली वाले में अल्फाबेट आ जाए, वो उस तरह मानते ही नहीं है। उन्होंने अपना तरीका निकाल लिया। तो जब विधाएं आती हैं, फॉर्मेट्स आते हैं दूसरे भाषा में, तो अपना रूप भी थोड़ा थोड़ा बदल लेते हैं। मैं देखिए अब जैसे एक हाइकू, ये देखिए एक हाइकू में जैसे करोड़ों महिलाओं की बात एक हाइकू में। ये मीनू खरे जी का हाइकू है, और ये कहती हैं, मैं औरत हूं
हाइकू देखिए, मैं औरत हूं, नेम प्लेट के सिवा पूरा घर हूं। तो पूरा घर वो है, पूरा घर संभालती, लेकिन नेम प्लेट में उसका नाम नहीं है। एक हाइकू में कितनी बड़ी बात कही गई है। तो ये एक विधा है। कई बार बस ये है, हाइकू के पूरे समूह बने हुए कई जगह। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को तोड़ तोड़ के 5-7-5 कर दें तो उससे हाइकू नहीं बनेगा। वो 5 तीनों पंक्तियां इंडिपेंडेंट रहे तो अच्छा है, और उनमें कोई बात, वही कोई भाव, कोई चित्र, कोई संवेदना पिरोई होना, वो बहुत जरूरी। खाली 5-7-5 करने से कोई कविता हाइकू नहीं बनता। तो ये मैं अपना एक हाइकू आपसे साझा कर लूं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और दुनिया की सबसे छोटी कविता। एक हाइकू देखिएगा कि जो भारत में जिस तरह चलता है कि चुने भेड़ों ने समारोह पूर्वक स्वयं शिकारी, कि चुने भेड़ों ने समारोह पूर्वक स्वयं शिकारी। तो ये हाइकू हो गया। अब मजे की बात मैं आपसे ये बताऊं कि जो जगदीश व्योम जी, इन्होंने हाइकू में बहुत काम किया। तो ये पढ़ाते थे दिल्ली में ही। इन्होंने बच्चों को हाइकू लिखना के लिए प्रेरित किया। और इन बच्चों ने, और वो बच्चे कौन से, झुग्गी बस्तियों के बच्चे, किसी की माँ बर्तन मांजने का काम, किसी का कुछ करती है। बच्चों ने ऐसे ऐसे हाइकू लिखे हैं, रोंगटे खड़े हो जाएं आपके। बाकायदा उसका एक संग्रह निकला, उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और उन बच्चों के हाइकू पूरी दुनिया में चले गए। तो ये हाइकू विधा बहुत आसान है। जो छंद में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक विधा तो मैंने ये बताई। दोहों से आप परिचित हैं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, और पहले 4 चरण हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं, फिर दूसरे में भी 13 मात्राएं, 11 मात्राएं। और मैं अगर अपने दोहे का उदाहरण दूं तो हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। तो ये दोहा हो गया। अब दोहे में हर चीज की एक लय है। छंद में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी छंद है उसकी अपनी एक लय है। उस लय जो है वो उसका जो है पूरी लय सही होना चाहिए। जैसे रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, यानी विपत्ति आए तो भी कोई बात नहीं है, हित अनहित या जगत में जान परस सब कोई, कि कौन आपका अपना है कौन पराया है, वो महसूस आपको पता लग जाएगा अगर विपत्ति आएगी। अब इसमें अगर रहमन विपदा हूं भली, इसी को कोई ये तो मात्राएं तो बनेंगी 13 जब आप गणना करेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि रहमन विपदा हूं भली की जगह विपदा हूं भली रहमन, तो दोहे की लय बिगड़ जाएगी। तो हर विधा की एक लय है। जैसे माहिया है, बड़ा प्यारा सा छंद है, उसको गा के सुनाते हैं, गाया ही जाता था, और वो पहले प्रेम के लिए होता था। लेकिन माहिया जब एक विधा बन के आया हिंदी में, अब उसमें सारी बातें कही जा रही हैं, सब जो भी दुनिया भर का दुख दर्द है वो उसमें कहा जा रहा है। माहिया बड़ा प्यारा छंद, आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं आपको माहिया सुनाता हूँ। 12 मात्राएं और 10 मात्राएं और 12 मात्राएं। एक माहिया मैं आपसे 1-2 माहिया साझा करता हूं, और वो ये है कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। तो ये माहिया है। ये छोटा सा छंद है और बहुत प्रभावशाली छंद है। अब ये हमने इसको भुला दिया। क्यों भुला दिया? पहले सिनेमा में तुम रूठ के मत जाना, याद करिएगा, तुम रूठ के मत जाना, उस सिनेमा में इस्तेमाल किया गया कई जगह पे। तो ये बहुत प्यारी सी विधा है। हमारे वो टप्पा भी कहते हैं, जगजीत सिंह साहब ने गाए हैं। तो मेरी एक कोशिश ये भी है कि बहुत बहुत सारी विधाओं को मतलब बचाया जाए, उनको विलुप्त ना होने दिया जाए, क्योंकि विधाएं विलुप्त होंगी तो उससे हमारी कविता का भी नुकसान होगा, हमारी भाषा हिंदी का भी नुकसान होगा। तो ये एक माहिया है, ये बड़ी प्यारी विधा है, आप इस पर इसको भी आजमा सकते हैं। और गीत तो आप परिचित हैं, गजल आप सब जानते ही होंगे। और गजल में ये है कि वो एक
गजल की, हाँ बहुत सारे लोग जो हैं जिनको अभी भी वो गड़बड़ करते हैं, वो गजल और नज्म और नगमा इन तीन चीजों का अंतर नहीं कर पाते। अगर उर्दू का कोई शब्द उसमें आ गया तो उसी को गजल बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, गजल एक अलग विधा है। उसकी खास बात यह कि दो दो पंक्तियों की उसमें शेर होते हैं और वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई एक दूसरे पर आधारित नहीं है। गजल दुनिया की एकमात्र ऐसी कविता की विधा है जिसमें आप एक ही कविता में दर्जनों विषय उठा सकते हैं। आपका एक शेर प्रेम पर होगा, एक शेर समाज पे होगा, एक शेर राजनीति पर होगा, एक कोई अध्यात्म पर होगा, एक कोई रिश्ते नाते पर होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये भी सुविधा उसमें है कि जो बात आप कहते हो उसी का उलट भी उसी उसी गजल में कह सकते हो, दूसरे शेर में। बाकायदा उसके लिए पूरा वो उसका भी एक प्रावधान किया गया है। इसीलिए गजल इतनी लोकप्रिय है। लोकप्रिय इसलिए कि दो लाइनों में आप बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हो, यानी जो आप कह नहीं पा, जो देखिए गांव में थे वो शायर, और वो शायर तो गांव के में रहे, ज्यादातर बहुत बाहर नहीं जा पाए, लेकिन उनका शेर पूरी दुनिया में पहुंचा। कितने राष्ट्रपतियों ने, कितने प्रधानमंत्रियों ने उसको सुनाया। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, कुछ पलों की खता थी, सदियों ने सजा पाई। इतनी बड़ी बात एक दो पंक्तियों में है। यही शेर का इसीलिए हर कोई शेर जरूर सुनाता है, भले उसकी टांग मांग तोड़ के सुनाए, उसको भ्रष्ट कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन शेर जरूर आता है। चाहे संतों का प्रवचन हो, चाहे वो नेता का भाषण हो, चाहे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो, वगैरह वगैरह। तो गजल उसको, लेकिन आपको जो भी है, बहुत सारे लोग गजल लिखने की कोशिश बहुत आकर्षित करती है, लेकिन फिर वो गलत लिखते हैं। तो गजल को सीखना पड़ेगा। एक मेरा कहने की यही आप सबसे अपील रहेगी, ये बहुत सारे लोग कविता को बड़ी कैजुअली लेते हैं। मतलब जैसे कविता, उसको बड़ा गंभीरता से लीजिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। उसको अब लोग, मैंने सुना है उनको माइक पे बोलते हुए, भाई मैंने तो इसको लिख दिया, अब ये पता नहीं गजल है क्या है। ये क्या बात हुई भाई, जो आप जानो ना। और कविता में हाथ सब आजमाते हैं। कोई ये नहीं कहे चलो मैं संगीत में हाथ आजमाता हूँ, गा के दिखाता हूँ। अब बेसुरा गाएं तो वो ऐसा नहीं चलेगा ना। लेकिन कविता में हर कोई वो जो है पत्रकार हो, नेता हो, कवि बनना चाहता है, और फिर वो कैजुअली उसको लेता है और उसमें गड़बड़। ऐसा नहीं होना चाहिए। कविता बहुत जिम्मेदारी का काम है। कविता से लोगों का जीवन बदलता है। लोगों की आत्महत्याएं टल गई हैं। और एक गीत ऐसा भी है जिसको गाने से अब तक 1000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। वो गूगल पे मिल जाएगा आपको। वो क्या नाम उसका, ब्लैक संडे ऐसा कुछ गीत का नाम, टाइटल है। तो कविता की दूसरी शक्ति भी है। कविता जो है दंगा भी भड़का सकती है, वो भी उसकी शक्ति है। वो उस कवि को हम बहुत अच्छा कवि तो नहीं माने, क्योंकि कवि को ईश्वर ने भेजा है कि जाए समाज में, समाज की बुराइयों पर प्रहार करे, अच्छा मनुष्य बनाए, अच्छा समाज बनाने में मदद करे, अच्छा देश बनाए, अच्छी दुनिया बने, अन्याय दमन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए, जो भी सत्ता है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करे। ये कवि का धर्म है, ये कवि की जिम्मेदारी है, कवि की मर्यादा है। अब अगर वो किसी को चाटुकारिता से कुछ मिल रहा है तो वो एक अलग पहलू है। खैर, ये अलग विषय है। तो वो भी है कि जब आप कविता लिखते हैं तो एक बहुत बढ़िया देख 4 मैंगो। ओ बहुत बढ़िया, 15 कर दिए, बहुत बढ़िया। हाँ कल सुबह आएंगे, सुबह इधर ही। सुबह 6 बजे के बाद में आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, आम की खरीद बंद हो गई होगी शायद अब तो। जी जी, धन्यवाद बालिंद जी। तो नहीं कोई बात नहीं। तो बहुत समय बहुत हो गया है और करीब करीब 1 घंटे के आसपास हम पहुंच ही गए हैं। तो बस यही था कि देखिए, कुल मिलाकर के मैं समराइज अगर कुछ अपने फिर से एक तरफ से बात शुरू करूं कि देखिए, न तो भारत में विषयों की कमी, हाँ ये है कि जो लोग कविता लिखते हैं और बेहतर कविता लिखना चाहते हैं, अच्छी कविता लिखना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो विषय कई दफा जो कहे जा चुके हैं और उन्हीं को आपने कह दिया, आप 17वीं शताब्दी में कोई बात कही गई थी, आपने थोड़ा हेर फेर करके वही बात कह दी, तो कोई बात बनेगी नहीं। नई नई चीजें समाज में आती रहती हैं, नए नए विषय आते रहते हैं, और नई नई, तो उस पर वो जो है कविता का विषय बनने चाहिए। देखिए मोबाइल आ गया, मोबाइल पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं
बहुत मैंने अच्छे अच्छे शेर या कविताएं बहुत सारे कवियों ने लिखी हैं। हमारे वो देखिए बड़े भाई जैसे हैं उदय प्रताप सिंह, 4 बार वो सांसद बने रहे, उनका शेर है वो जिसमें वो है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। अब ये मोबाइल पे कितना प्यारा शेर उन्होंने कहा है। मोबाइल पे मेरा शेर ये है कि अलग मोबाइल अलग चाबियां, कौन गया कब कौन आया, अलग मोबाइल अलग चाबियां, कौन गया कब कौन आया, सिर्फ मुसाफिर खानों जैसे शहरों में घर मिलते। और तो अब मोबाइल है तो उस तरह के, और जैसे ममता किरण जी का एक शेर मोबाइल को लेकर कि फोन वो खुशबू कहां से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। तो जब कोई एक दौर बदलता है, नई चीजें आती हैं, तो उन पर भी यानी कवि का ध्यान होना चाहिए। नए नए बिंब, नई नई इमेजेस, नई नई उपमाएं, नई नई कहन वो कविता में अगर आएगी तो कविता बेहतर बनेगी। नए विषय भी आने चाहिए, विषय भी बहुत हैं। अब भारत जैसे देश में तो कमी नहीं है इतनी। अभी भी कवि का मुख्य काम क्या है, तो अभी भी इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, इतनी बेकारी है, इतनी विषमता है, इतने अंधविश्वास है, इतना उत्पीड़न है कि और लोग कर भी रहे हैं। देखिए महिलाओं को लेकर के कभी एक जमाने में कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, कभी ये कविता होती थी। आज वो परिदृश्य बदल चुका है। आज पूरा एक कई पिछले 3-4 दशकों से जो नारी विमर्श है वो बहुत बड़ा एक दायरा बन गया है कविता का। उस पे सैकड़ों हजारों कविताएं लिखी गई हैं और वो बाकायदा एक जो हमारा समाज बदला है, कविता से समाज बदलता है, समाज बदलने से कविता बदलती, दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो जैसे दलित जिस तरह की यातनाएं उनको दी गई, जिस तरह छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ और करोड़ों लोगों का जीवन जो है वो बिल्कुल उसको पशुवत बना दिया गया, तो उसमें भी देखिए साहित्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अभी ताजा उदाहरण ले तो ये जो थर्ड जेंडर है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट से कुछ मान्यता मिली, सरकारों ने मान्यता दी, तमाम उनके लिए प्रावधान किए गए, तो उसमें भी साहित्यकारों का हाथ है, कविता का भी है और उपन्यास का भी है, उपन्यासों का भी है। चाहे वो चित्तरा मुदगल जी का उपन्यास हो, चाहे वो और 2-3 उपन्यास हो या नाटक हो, तो साहित्य, यही साहित्य की ताकत है, यही कविता, कविता भी वही काम करती है, कहानी भी वही करती है और दूसरी विधाएं भी यही करती हैं। तो बहरहाल मैं कुल मिला के समराइज करूं, अपना उस समापन की तरफ जाऊं, फिर आपके सवाल जो भी होंगे, कि कोई भी आप में से कोई भी कविता लिख सकता है, जो कविता लिखना चाहता है, जिसकी रुचि है, जिसका रुझान है। अगर पहले आप कविता लिखते थे, अब छोड़ चुके हैं, तो उसको कविता लिखिए। कविता से आपकी एक पहचान बनती है और जाने कितने वो होंगे देखिए, लेकिन अगर कोई कवि है उनमें से, कोई IAS हो, IPS हो, कुछ भी हो, और तो उसकी एक अलग पहचान होती है कवि की। कविता हमें खुद बहुत ताकत देती है। उस पर भी एक पूरा मैं कई बार वो लेक्चर होस्ट पे भी हो चुका कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे कविता की मदद से संभाल सकते हैं। कविता आपको वहां भी मदद करेगी, आपको ऑर्गेनाइज करने में, संगठित करने में। कृष्ण कवि थे और वो माओ ने पूरा चीन को बदल दिया, वो भी कवि था। और ऐसे बहुत सारे दूसरे देशों में भी हुए हैं। तो कविता आपका व्यक्तित्व बदलती है, आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है। कविता आपको अभिव्यक्ति का जरिया देती है। आजकल वो बहुत जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। टेंशन जो है, ये तरह तरह के जो डिप्रेशन और तनाव और ये सब चल रहा है, हाइपर टेंशन वगैरह, उसमें कविता की मदद ली जा रही है। तो कविता आपको ऐसे मदद करेगी। और सबसे बड़ी अब जो असली पहलू है उस पर आके बात खत्म करूंगा कि कविता से आजकल जो कि ये कवि सम्मेलन जो होते हैं, अब चूंकि इसमें भारत के बाहर के, पहले तो देखिए सीमित दायरा था, सिर्फ उत्तर भारत था, हिंदी भाषी प्रांत थे। उसके बाद वो चले गए पूरे गैर हिंदी भाषी प्रांतों में। ऐसा कोई भारत का प्रांत नहीं है जहां कवि सम्मेलन नहीं होते और खूब होते। फिर ये चला गया कभी भारत से बाहर। आज दुनिया के दर्जनों देशों में, करीब 20 देशों में तो मैं भी हो आया, तो वो वहां कवि सम्मेलन, भारतवंशी जहां भी हैं, जहां भारतवासी हैं, वहां कवि सम्मेलन होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये उद्योग भी बन गया है। और इसमें जो कवि हैं वो बहुत लाखों रुपए ले रहे हैं, कुछ कवि हैं, और लेकिन हाँ उसमें और सबके लिए रास्ता है। और कवि
स्कूलों में, कॉलेजेस में, संस्थाओं के द्वारा खूब सारे कवि सम्मेलन हो रहे हैं, तो वो भी एक अर्थ उपार्जन का भी जरिया है। और कविता अभी छपने में उस तरह से नहीं, उस तरह, लेकिन हाँ टेलीविजन वगैरह चैनलों पे कविता आती है। अब वो कितनी कविता है वो एक अलग कहानी है, या कवि सम्मेलनों का जो स्वरूप थोड़ा बिगड़ा हुआ है वो एक अलग बात है। वो धीरे धीरे शायद लोग जागरूक होंगे तो वहां कविता, अच्छी कविता पहुंचेगी। पहले अच्छी कविता ही होती थी, लेकिन वो धीरे 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 वो कमर्शियल होने के बाद फिर उसमें चुटकुलेबाजी, तरह तरह की चीजें आ गई। वो एक अलग बात है, वो अलग पहलू है, लेकिन लोग आगे चल के धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, ऐसे मैं मानता हूँ। तो एक बहुत बड़ा वो भी है हिंदी में, जैसे सिनेमा से आप कमाई कर सकते हैं, अनुवाद के जरिए कमाई कर सकते हैं, तो कविता के जरिए से भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सकता है। वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, या पत्रिकाएं हो, जितना भी है, मतलब बड़े भले जेब खर्च निकले या जो भी, वो एक अलग पहलू है। लेकिन हाँ, कवि सम्मेलनों में बहुत पैसा है। और काश वो, अब यह है कि वो ऐसा दौर आए जब कवि सम्मेलनों में कविता वापस लौटे और वहां अच्छी और सच्ची कविता ज्यादा पहुंचे। और कविता के नाम पर जो नकली लोग अब पहुंच गए हैं, और वो हास्य रस, देखिए रस हैं सारे, आपको जानते ही होंगे, 9 रस हैं बाकायदा, और श्रृंगार रस या वीर रस या हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस वगैरह वगैरह, 9 रस हैं। 2 बाद में और जुड़ गए, भक्ति रस और वात्सल्य। तो वो ये सारे रस हैं। हास्य रस भी है, तो हास्य कविता भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब वो जिस तरह का हास्य है वो सब परिदृश्य बदलेगा। लेकिन कुल मिला के हिंदी कविता जो है, आज का विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी कविता ने न केवल आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वरन दूसरे जो गैर हिंदी भाषी प्रांत है वहां कविता ने हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत से बाहर के देशों में कविता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो भारतवंशी लोग हैं उनमें हिंदी को बचाने के लिए, हिंदी के प्रति रुचि जगाने के लिए, मैं उदाहरण दूं तो ट्रिनिडाड में आप सोचिए कि वहां जब कविता पाठ समाप्त हुआ तो वहां वो एक कमिश्नर जो वहां बैठी थी, महिला थी, बोले जीवन में पहली बार मैं 2.5 घंटे यहाँ सिर्फ हिंदी सुनने के लिए यहाँ बैठी रही हूँ। तो बाहर जो है वहां कवि सम्मेलन जब होते, यहाँ भारत में होता तो वहां तो कोई पार्षद भी आता तो उठ के थोड़ा आएगा और उठ के चला जाता है। वहां तो घंटों घंटों लोग, जो अंग्रेज लोग आते हैं, इंग्लैंड में देखा मैंने, तो वो बैठे ही रहते हैं। और पूरे भारत के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, वो सब आते हैं, बैठते, सुनते। वहां हिंदी कविता, यानी हिंदी एक तरह से समझिए उनके सम्मान की भाषा बन जाती है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान की भाषा बन जाती है। और कविता के नाम पे ऐसा लोग खूब जुटते हैं आकर के, चाहे जितने अमेरिका, कनाडा, जहां भी देखिए। तो ये कविता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बस आप सबसे यही अपील है कि आप कविता अगर लिखने का मन है, रुचि है, तो जरूर लिखें, उसको गंभीरता से लें, अध्ययन करें, सीखें, और ज्यादा से ज्यादा विधाओं में लिखें, और आप बाहर अपनी कविता को लेके आए। अभी आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास इतने साधन हैं। मेरे समय में तो मेरी गजल जो है मैंने भेजी, डरते डरते 7 पीढ़ी, मेरे तो कोई कवि था नहीं आसपास दूर दूर तक, तो मैंने गजल भेजी, वो लौट के आ गई, तो मेरा तो काम वहीं खत्म हो जाता, मेरा तो कवि वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन वही गजल भारत की सबसे बड़ी पत्रिका में छप गई, और ज्यादा नहीं, 3 घंटे बाद ही वो बड़ी वाली पत्रिका लेकर मेरे भाई साहब आ गए, बोले अरे उसमें तुम्हारी गजल छपी है। तो वो एक पूरा इतिहास बन गया। तो उस समय कुछ था ही नहीं, हम संपादक के रहमो करम पे होते थे। और लेकिन अभी तो ये है, आप सब जो भी कविता लिखते हैं कि आप उसको फेसबुक पे डालिए, उसको कहीं सोशल, पूरी अगर अच्छी है तो वायरल हो जाएगी। ऐसी बहुत सी कविताएं वायरल हुई हैं जो बहुत जाने माने कवियों ने नहीं लिखी थी, किसी विद्यार्थी ने लिखी, और वो पूरे दुनिया में पहुंच गई, 3-3, 4-4 लाख उसके व्यूज आ गए। तो इसलिए बहुत अच्छा वातावरण है। और जो कविता के लिए भी, तो आप सब कविता लिखें, जिम्मेदारी से लिखें। वैसे ही इतनी समाज में जितनी कविता की आज जरूरत, इतनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि बहुत संवेदनहीनता बढ़ रही है, अमानवीयता बढ़ रही है। खबरें देखिए, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, जीवन मूल्य सारे समाप्त हो रहे हैं, लोग भूल गए कि हम क्या, और मनुष्य को खोजना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसलिए कविता की बड़ी जरूरत है। तो आप सब कविताएं लिखें, अच्छी कविताएं लिखें, और कविताओं को सामने लाएं, अपनी पहचान बनाएं कवि रूप में,
और अपना अपना व्यक्तित्व आपका भी निखरेगा, आपको भी पहचान मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और इतने सभी लोग आपको इतनी तल्लीनता से सुन रहे हैं और इतनी सारी टिप्पणियां आ रही हैं चैट में, और ये भी मांग आ रही है कि आप आए किसी कार्यक्रम में और आपकी अपनी एक आध हाइकू से ज्यादा आगे बढ़कर कुछ कविताएं ना हो, एक आध कविता जो आपको पसंद हो, आपकी पसंदीदा कविता हो, वो ना हो तो फिर कुछ अधूरापन सालता रहेगा लोगों को, क्योंकि सभी आपके प्रशंसक हैं और बहुत चैट में बहुत लोग ये आग्रह कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप अपनी पसंदीदा एक आध कविता अगर हम जी साझा करें। जी, थोड़ा थोड़ा जी मैं नमूना जी माहिया जरूर सुना दे। माहिया सुना दें जी ठीक है जी, माहिया सुनिएगा। माहिया सुन लीजिए कि एक माहिया सुन लीजिए कि पीड़ाओं का घर है, पीड़ाओं का घर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है। और एक आप सबको भेंट करता हूं कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और अंतिम माहिया सुन लीजिए, माहिया बहुत हैं, 50 हैं। अंतिम माहिया सुन लीजिए कि जी धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, जीवन, पूरी जिंदगी को सिर्फ एक माहिया 3 पंक्तियों में कैसे मैंने उसको बुना है कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी। ये माहिया हो गया। अब बस वो जिस कविता का जिक्र किया था वो भी सुन लीजिए, और ये गजल से समापन कर देता हूँ। गा के नहीं सुनाऊंगा, गाने में समय जाता है, तो मैं सीधे सीधे सुनाता हूँ। और देखिए, मुक्तक बड़ा प्रभावशाली, मैं उसका जिक्र, क्योंकि समय की सीमा थी, सब तो नहीं विधाएं बता सकते। मुक्तक भी कवि सम्मेलन में जो भी कवि आता, पहले वो कहता है मैं 4 लाइनें से शुरू करता हूँ, या मुक्तक सुनाता है। तो मुक्तक बड़ा प्रभावशाली होता है। पहले दूसरी पंक्ति में तुकांत मिलते हैं, तीसरी खाली छोड़ते, चौथे में फिर तुकांत मिलके, और वो क्लाइमेक्स वो आता उसमें। तो वो सुनिएगा कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। तो ये मुक्तक है। मुक्तक बहुत जी जी दोबारा सुना दूं? यस बिल्कुल सुना जी जी। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। और एक मुक्तक और आपको भेंट करता हूं आप सबको कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं, और वे जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। तो ये मुक्तक विधा हुई। अब ये एक वो छोटी सी कविता सुन लीजिएगा, वे लोग, जिसका जिक्र कर रहे थे। और ये कविता तो दिल्ली में मैं जरूर सुनाता हूँ, हमारी दिल्ली ने बहुत तरक्की कर ली है, वहां रोड रेज होता है और 1 मिनट में आदमी हत्यारा बन जाता है। तो कविता जो है अपना काम करती है और लोगों को जो है जागरूक करती। कविता सुनिएगा, वे लोग कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। ये कविता मैंने लाल किले पे भी सुनाई है। तो वो मैंने कहा ना कि इसमें कोई तुक नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, लेकिन तो भी कविता वो अपने उससे बात, जो उसमें विचार है, उससे प्रभावशाली बनती है। सुनिएगा कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने,
छतों पर बिखेरते थे, बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे खोदी के आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक, कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आ जुटते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत और खाओरी चिड़ैयों भर भर पेट, कि राम की चिड़ैया राम के खेत और खाओरी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचाकर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हो उनकी प्रजाति के कुछ लोग, कि अभी भी मौजूद हो उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था, कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। और अंत में बस ये गजल से समापन करता हूं जो मेरी मुख्य विधा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। छोटा सा बजपेयी साहब एक छोटा सा निवेदन है। मैं जी बताइए। कैप्टन प्रवीण रघुवंशी हूँ। जी 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 इस कविता का आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया था जो आपने जी, काफी जी, पसंद भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। Those people करके, those were the people who used to carry powdered sugar। वो काफी आपने मुझे काफी रहा था तो मुझे याद है और मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आप वो कब पढ़ेंगे। मैं ये बालेंदु जी को भेजूंगा ताकि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर। नहीं, और कैप्टन साहब आपका अभी आदरणीय वाजपेयी जी का जब व्याख्यान संपन्न हो जाता है तो उसके बाद हम आपसे आग्रह करेंगे कि अनुवाद जरूर हमें आप सुनाएं, लेकिन पहले हम एक बार वाजपेयी जी का पूरा व्याख्यान। जी तो चलिए मैं गजल से समापन करता हूँ। गजल ये है कि देखिएगा, ये भी मैं तरन्नुम से नहीं सुना रहा हूँ, तरन्नुम की एक ट्रेडिशन है गजल में, कोई बात नहीं, तो सीधे सीधे सुनाता हूं कि छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, कि कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। और शेर सुनिएगा, अब आपके काम का है कि असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है, कि जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। और शेर ये है, आज के दौर की एक उलझन द्वंद, कि अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है, कि वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है। और शेर सुनेगा कि गमों की है, देखिए कविता हमेशा जो है एक आत्महत्या कर रहा हो व्यक्ति उसको बचाने का काम करती है, और नीरज जी का एक गीत ऐसा ही है कि वो जिसने बहुत लोगों का जीवन बचाया है। तो ये शेर सुनिएगा कि गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं जिए जाने की ठानी है, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं जिए जाने की ठानी है। और शेर ये है, देखिए मैं तो साइंस वाला फिजिक्स वाला हूं, लेकिन ये शेर सुनिएगा, मैं मानता हूं कि साइंटिस्ट कभी नास्तिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शेर सुनिएगा कि करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी ये चादर जिसने तानी है, वो कैसी शख्सियत होगी ये चादर जिसने तानी है। और एक बारीक सा शेर सुनेगा, नाजुक सा शेर, कि वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है,
जो अब छूटा है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है। और चूंकि ये जो है हिंदी मीडियम, जिसका नाम है बालन जी हिंदी का काम कर रहे हैं, तो शेर सुनिएगा। सभी भाषाएं अच्छी हैं मगर हिंदी तो हिंदी है, कि सभी भाषाएं अच्छी हैं मगर हिंदी तो हिंदी है, इसी में सूर तुलसी है यही कबीरा की बानी है, इसी में सूर तुलसी है यही कबीरा की बानी है। और आखिरी शेर, जी धन्यवाद, आखिरी शेर ये है कि ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें, ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो उसी की मेहरबानी है, अब उसका नाम जो भी हो उसी की मेहरबानी है। छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत आभार। और हम आपको कितने तल्लीनता के साथ, कितने भाव विभोर होकर के लोग सुन रहे थे, मैं उसको देख पा रहा हूं यहाँ पर। और लोगों की जो भावनाएं हैं, खासतौर पर जब आपने माता पिता से जुड़ी हुई गजल आपने सुनाई, और ये जो आपने अभी पंक्तियां सुनाई, कैसे कविता कितने रूप लेती है, कहाँ वो प्रेम से जुड़ जाती है, कहाँ वो देशभक्ति से जुड़ जाती है, कहाँ समाज को बदलने की ताकत रखती है, क्रांति से जुड़ जाती है, और कहाँ वो अध्यात्म तक पहुंच जाती है। लेकिन अंततः जैसा कि आपने कहा कि कविता एक जिम्मेदारी का काम है, कविता एक गंभीरता से ली जाने वाली चीज है। इसको ये न मानिए कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको कोई भी किसी भी रूप में कर सकता है, नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये समाज के संदर्भ में और साहित्य के संदर्भ में। तो आपने इतने पहलू कविता के इस छोटी सी अवधि में, लगभग 1.25 घंटे की अवधि में छुए हैं, और हमारे लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। क्योंकि आपने न सिर्फ कविता के इतिहास से शुरुआत की, आपने कविता की शक्ति का जिक्र किया, और आपने ऐसे ऐसे शहंशाहों का जिक्र किया जिनको कविता ने बदल दिया। ये हमारे लिए लगभग असंभव था, क्योंकि इस तरह की जानकारियां हम लोगों के पास में नहीं थी। और फिर आप उसको ला करके लोक से जोड़ते हैं, आप उसको लोकगीतों से, माहिया से जोड़ते हैं, फिर आप उसको जापान से आने वाले प्रभाव की ओर ले जाते हैं। हाइकू का जिक्र आप करते हैं, आप कविता के गणित का जिक्र करते हैं, जो हम सब लोग उससे अपरिचित थे कि किस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती है, किस प्रकार से कविता में एक गणितीय अनुशासन है। हम लोग उससे अपरिचित थे, लेकिन आपने हमें उससे परिचित कराया। उसके बाद आपने छंदबद्धता और छंद के बीच में दोनों अपने आप में किस प्रकार से विशिष्ट हैं, और छंदबद्धता अगर न हो, छंद मुक्त यदि कविता है, तब भी उसमें कैसी लयबद्धता है, आपने उसका बड़ा गहरा जिक्र किया। और कैसे कविता में मात्राएं सही हो, लेकिन फिर भी यदि आपने उसमें लयबद्धता नहीं है तो कविता अपना अर्थ खो सकती है, अपनी प्रभावोत्पादकता को खो सकती है। ये ऐसे पहलू हैं जो आपके जैसे अनुभव से ही ये हम तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हम लोग इन चीजों से अपरिचित हैं। और आपने न सिर्फ कविता के सामाजिक और राजनीतिक और उसके साहित्यिक संदर्भों और ऐतिहासिक संदर्भों को छुआ, आपने उसके शिल्प के बारे में हमें एक संस्कार दिया है कि कविता का शिल्प कैसे बनेगा। और साथ में आप उसको नए दौर से जोड़ते हैं, आप मोबाइल के जिक्र करते हैं, आप तकनीक का जिक्र करते हैं, और नई पीढ़ी से कहते हैं कि तुम्हारे पास विषयों की कमी नहीं है, यदि तुम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हो तो इस दौर में अभी आपके पास में विषयों की कमी नहीं है। और विषयों की कमी न सिर्फ तकनीक के संदर्भ में या घटनाक्रमों के संदर्भ में, बल्कि कालखंड, इस कालखंड में हम हैं, वो कितने सवाल हमारे सामने खड़ा करता है, जिनका जवाब यदि कोई दे सकता है तो एक कवि या एक साहित्यकार ही दे सकता है। क्योंकि वो गहराई चीजों का मंथन करने की और उनको उस प्रकार से अभिव्यक्त करने की एक आम इंसान के पास नहीं होती। क्योंकि कवि एक अलग किस्म का एक व्यक्ति है, एक अलग शख्स है, उसकी शख्सियत एक अलग है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन करता है, जिसका आपने जिक्र किया कि यदि आप में ऑब्जर्वेशन करने की ताकत है तो आप कवि बन सकते हैं। तो असंभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई कविता नहीं लिखी हो वो कवि ना बन सके। ये हमारे अनेक मित्रों का सवाल था, उनको ये लगता था कि कोई क्या कविता लिखना कोई सीख सकता है, लेकिन आपने इतने अच्छे और इतने सुंदर उदाहरणों के साथ में समझाया है कि हाइकू से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें 5 मात्रा, 5 वर्ण और उसके बाद 7 वर्ण और उसके बाद 5 वर्ण। तो आपको इस अनुशासन में रहते हुए आप शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ते चले जाए। तो कितने पहलू आपने यहाँ पर छुए हैं। मैं मतलब जितना कहूँ
उतना कम है। और पूरी तरह से सहमत ही हूं आपसे, क्योंकि आपने बताया कि एक दो पंक्तियां किस प्रकार से बदल देती हैं, सारी परिस्थिति को बदल सकती है। और कविता का जो फॉर्मेट है वो कितना पावरफुल है, जो बात अखबारों की अनगिनत खबरों में नहीं आ सकती, वो दो पंक्तियों में या छोटे से हाइकू में वो बात आ जाती है। तो ये सच्चाई है। मुझे याद आता है कि वो दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो दो पंक्तियां बहुत बड़ी बात कही जाती है। और आपकी अपनी पंक्तियां जो आपने सुनाई हैं, वो अनेक पंक्तियां मैंने नोट की हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात आप छोटे से शब्दों में कर जाते हैं। जैसे आपने जिक्र किया औरत वाला कि मैं औरत हूँ, नेम प्लेट के सिवा पूरा घर हूँ। हाँ, मीनू खरे कर दी थी। जी जी जी, इसका जिक्र आपने किया। और आपने हुआ जो युद्ध रोएगी मानवता हंसेंगे गिद्ध, कितनी बड़ी बात है। तो इतना कुछ कविता के जरिए संभव है अपने आप को अभिव्यक्त करना। और जो सवाल आपने उठाया कि हर ग्रह पर विज्ञान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। तो परिस्थितियां जैसी हैं उन पर कितने आपने बड़ी महत्वपूर्ण और सारगर्भित और चोट करने वाली आपने टिप्पणियां की है, जो व्यक्ति को आंदोलित करती है, सोचने के लिए विवश करती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा लाभ इसमें यह हुआ कि हमें कुछ कविता के संस्कार आपने दिए इस सत्र में, वो हम लोगों के साथ रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि हमारे साथियों में से कुछ लोग इन कविताओं से और आपके इस वक्तव्य से सीख लेते हैं और उनमें से कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति को स्वर देने में सफल होते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी आज के सत्र की। लेकिन आज का सत्र ऐसा था, जैसे मैं कहूंगा कि पूरी की पूरी कविताओं की एक पूरी कक्षा जैसे हम लोगों ने अटेंड की हो। और एक कक्षा नहीं, अनेक कक्षाओं को अगर समाहित कर दिया जाए तो वो ज्ञान आपने इस 1-1.25 घंटे की अवधि में हमें आपने सुनाया। और आपकी कविताओं के तो क्या कहने, क्योंकि हम तो वैसे ही आपके मुरीद हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कविताएं भी हमारे साथ में साझा की। जैसा कि आपकी कविताएं तो अनेक भाषाओं में भी हैं, और कम लोग जानते हैं कि आपने स्वयं भी कुछ अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किए हैं, या उन भाषाओं से आपने अनुवाद भी किए हैं। तो वो भी एक पहलू है आपका। और दूसरा भी प्रवीण रघुवंशी जी ने, कैप्टन साहब जो पुणे में रहते हैं और वो अंग्रेजी में कविताएं करते हैं और बहुत अच्छे अनुवादक हैं, उन्होंने आपकी एक कविता का अनुवाद, वे लोग का अनुवाद किया है, जो आपकी बेहद चर्चित कविता है। तो आपकी अनुमति से मैं कैप्टन साहब को आमंत्रित करता हूं कि हमें उसका वो अलग पहलू जो आपका अंग्रेजी में इस प्रकार से वो बिल्कुल आती है, जरा हमारे साथ साझा कैप्टन स्वागत रघुवंशी जी। और सबसे पहले आप गुणीजनों को, विद्वान लोगों को मेरा प्रणाम। आपको याद हो शायद विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मुझे ये कविता दी थी। जी। और मैं पढ़ के एकदम हिल गया कि अरे वाह, ऐसा भी कोई इतना बढ़िया सुंदर लिख सकता है। तो वो काफी एक्सपेरिमेंट करते आए मेरे साथ। विदेश में गए थे तो ये म्यूट हो गया था, आपने किया क्या? हेलो, नहीं आ रही आपकी आवाज? अब आ रही सुनाइए। तो आपकी आवाज आ रही है। वो दोज पीपल करके मैंने उसका शीर्षक दिया था, तो आपकी इसका थोड़ा सा एक अनुवाद प्रयास था मेरा। दोज पीपल, दोज वर द पीपल who used to carry powdered sugar in a tiny casket and search painstakingly for the anthills to feed the ants. They used to scatter the millet grains on the roofs for the birds to come and feed. They would keep water cauldrons outside their houses for the desperate animals to quench their thirst. Before partaking their meals, they would keep a part of it for the cows and other animals to feed on. After sunset, they would never allow plucking of even a leaf from the trees, ensuring that the sleeping trees are not disturbed. When the flocks of birds would gather on their crops,
Then instead of driving them away, they would welcome them, saying, God's word, God's fields, have your stomachs fill. They used to start talking first on their own, even with strangers, asking their whereabouts and well-being. They would help needy people wholeheartedly. If someone inquired about someone's address, they would accompany him to that house. If chanced upon any stray unknown traveler, they would make arrangements for his food and overnight stay. It may still be possible that somewhere in some remote village or a town, some people of this breed are still left. How I wish a museum could be built of such people for the coming generations to know that such people existed, and this was their style of living. धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग ब्यूटीफुल, एक अलग फ्लेवर हमें वाजपेयी जी की कविता का सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास यदि थोड़ा समय यदि है आदरणीय वाजपेयी जी, यदि आपका कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है तो हम कुछ टिप्पणियां ले लें क्या मित्रों की? जी जी, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। आप में से अगर कोई पूछना चाहे कोई प्रश्न, कोई भी साथी, तो कृपया। नमस्कार वाजपेयी जी, मेरा नाम नौशाद अहमद है। और जैसा कि शुरू में आपने कहा कि जो सोशल मीडिया का दौर है, खास तौर से हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा और संसार जो है बहुत सिमट गया और बहुत सारे कवियों का और शायरों का भी उदय हुआ। तो शुरू में आपने कहा कि वहाँ अशुद्ध कविता बहुत है। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा कृपया स्पष्ट करें। और दूसरे ये कि जब कविता छंद से मुक्त हो गई तो क्या कविता का उससे लाभ हुआ या कविता की हानि हुई? इसके विषय में आपकी क्या टिप्पणी है? और एक और अन्य सवाल ये है कि गजल, खास तौर से सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि गजल लिखने का बहुत चलन बढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे लोग गजल का तलफ्फुज ही नहीं कर पाते हैं। तो जब वो गजल लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द जो उर्दू के इस्तेमाल होते हैं, उनका तलफ्फुज, उनका उच्चारण वो उस तरह से नहीं कर पाते। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो गजल लिखें उनको उर्दू भी सीखना चाहिए, या कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको वो आसानी से उच्चारित कर सकें या उनका तलफ्फुज जो है वो आसानी से कर सकें? और ये हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि अब ये जो मुशायरे हो रहे हैं उसमें भी ये चीजें सामने आ रही हैं। हाल ही में अभी दिल्ली उर्दू अकादमी का एक कार्यक्रम था, उसमें भी ये चीजें सामने आई कि कुछ गजलकारों ने, कवियों ने या शायरों ने इस तरह की गजल पढ़ी जिनको देखकर काफी आपत्तियां आई। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? जी जी जी, नौशाद भाई, देखिए मैंने तो देखिए जो कहा शुद्ध वाली बात कि अगर वो दोहे वो जो है जैसे आपकी आवाज म्यूट हो गई। जी जी जी, ओके ओके, हाँ। तो नौशाद भाई बहुत अच्छे सवाल किए आपने। मैं तो जैसे अशुद्ध वाली बात ये थी, फेसबुक पे कोई दोहे डालता है तो वो दोहे गलत होते हैं सारे के सारे। अमूमन कोई धोखे से कोई सही हो जाए तो हो जाए, क्योंकि उनको दोहे का वो व्याकरण पे उन्हें नहीं मालूम या उस पर काम नहीं करते, लापरवाही करते हैं। इसी तरह कोई मुक्तक है तो वो मुक्तक नहीं है। इस तरह बहुत सारी गड़बड़ियां। और जनरली लोग, क्योंकि होता ही है कि आप फेसबुक पे कुछ डालते हैं तो आपको वैसे ही बेमिसाल लाजवाब और वगैरह वगैरह मिल जाते हैं, तो बिना उसके ये दिक्कत है। दूसरा जो आपने कहा था, छंद मुक्त वाली बात कही थी, तो वो ये है कि उसमें ये हुआ है कि कविता आम लोगों से कट गई। देखिए क्या है, ये ऐसा विषय है कि जिस पर पूरे सेमिनार हुए हैं, घंटों बोला जा सकता है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि जब छंदबद्ध कविता को एक तरह से हाशिए पे डाल दिया गया, उसको या नंबर 2 की हीन कविता मान लिया गया, उलट गया मामला सारा, तो वो
उसमें नुकसान ये हुआ कि कविता जो है आम जनता से वो कट गई। अगर मुक्त छंद मुक्त कविता आई थी तो जितनी विधाएं थी उसी में एक वो जुड़ जाती तो कोई बात नहीं थी। जैसे संगीत में हुआ, अब संगीत में वो भी आ गया ना आपका, क्या कहते हैं, पॉप म्यूजिक आ गया हिंदी में, और रॉक म्यूजिक, इस तरह की चीजें, नई नई चीजें आ गई। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत था उसका महत्व नहीं घटा, लोक संगीत वही है, और वो जो सुगम संगीत है, गीत गजल भजन, वो भी कायम है। हिंदी की कविता में ये अजीब सी बात हो गई कि जो मतलब जो चूंकि छंद मुक्त कविता थी वो मुख्य धारा की कविता बन गई, और जो गीत गजल ये सारा जो भी था, गीत और तमाम छंद दोहे, उनको वो जो है वो ठीक नहीं हुआ, वो एक विधा बन के जुड़ जाती उसी में। जैसे पेंटिंग में भी वही है कि मॉडर्न पेंटिंग आने से जो पुरानी पेंटिंग के फॉर्मेट थे उनको कोई किसी ने गलत नहीं समझा। अगर ये कविता वाले रूल अगर संगीत में लागू करते तो फिर तो शास्त्रीय संगीत वाले फिर हीन हो जाएंगे, और ये जो रैप वैप ये जो सारा गा रहे हैं ये अच्छे, ये कि उन्होंने बहाना लिया कि हमने सब तो ये जो छंद वंद तोड़ दिया और उसको कविता ताकि ऐसे हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। कविता वो पब्लिक सर से ऊपर से गुजर जाती है बहुत सारी कविताएं जो, और पता ही नहीं लगता कि वो कविता क्या है। तो ये जो दूसरा उत्तर तो मेरा ये था कि हाँ, छंदमुक्त कविता अच्छी बात है, समय के साथ आ गई, अच्छी बात है, समय बदल गया, बहुत जटिल हो गया, लेकिन छंदबद्ध कविता को नकारा नहीं जाना। बहुत सारी हमारी विधाएं तो खत्म ही हो गई, विलुप्त हो गई, उनका कोई नाम लेवा नहीं इस समय। तो खैर, तो एक तो ये था। तीसरी जो बात आप गजल वाली, वही मेरे पूरे लेक्चर का वही सार था कि अगर आप छंदबद्ध कविता लिखते हैं तो फिर छंद का निर्वाह कीजिए, उसका व्याकरण क्या है, उसकी बेसिक मिनिमम तो आनी चाहिए। गजल हिंदी में आ गई है, अब हिंदी में आ गई तो जाहिर उसमें बदलाव आता है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम उर्दू सीख लें तो कम से कम बहुत जो बुनियादी गलतियां हैं वो तो नहीं करेंगे, तो वो होना चाहिए, क्योंकि अब उसमें जो हमने उसको अपनाया है, बड़ी अच्छी बात है। और गजल तो वैसी कि वो हर भाषा में है, और साहित्य में आ गई, मराठी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, ऐसी कोई भाषा नहीं, ऐसी कोई मतलब उपभाषा बोली नहीं है। माने अवधी, ब्रज, भोजपुरी से लेके कुमाऊनी, गढ़वाली, सब जगह गजल आ गई, बल्कि इंग्लिश में नहीं थी, तो इंग्लिश में भी मैंने कुछ गजलें सुनी हैं। तो अब वो एक उसकी लोकप्रियता है गजल की, लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि उर्दू का अध्ययन होना चाहिए, जो उस तरह के जो बहर हैं उनकी जानकारी हो, और मतलब गड़बड़ियों से बचा जाए तो कविता ही आप ही का, गजल का भला होगा, वो गजल बहुत इफेक्टिव, प्रभावशाली बनेगी। तो यही है आपके तीनों सवालों का जवाब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और अब हमारे बीच में रजनी नागपाल हैं जो पत्रकार और शिक्षाविद हैं। बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। चाहती हैं, आपका हाथ उठा हुआ है, कृपया आप मुलाकात। जी नमस्कार वाजपेयी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी 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 जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, सवाल नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, तो आपको कोई ऐसा गीत या कविता ध्यान में आती है जो, जितना समय आप रेडियो से जुड़े रहे उस दौरान कोई ऐसा गीत या कविता जो खूब चला हो और खूब लोकप्रिय हुआ हो या ज्यादा सुना जाता था, ऐसा कुछ आपको ध्यान में आता है? कोई कविता की पंक्तियां या कोई गीत? नहीं, मतलब आजादी की नहीं, आजादी की बात मतलब आजादी के समय की कविताओं की बात कर रहे हैं या कैसे? नहीं, आजादी के आंदोलन के समय की कविताओं की बात आपने की शुरू में, बहुत अच्छा लगा वो सारा जो सिलसिला बना। पर ये जो जितने स्वतंत्रता दिवस गए हैं आपके कार्यकाल के दौरान, उस समय कई कार्यक्रम हुए होंगे रेडियो में, तो उस दौरान का कोई कविता या गीत आपको याद है जो खूब चला हो? नहीं, वो क्या हो, खूब लोकप्रिय हुआ हो? नहीं, उस तरह से तो देखिए, वो यही तो विडंबना है कि जब ये साधन नहीं थे, जब रेडियो नहीं था, टेलीविजन नहीं था, और वो गीत जो है, चाहे वो सिनेमा का गीत, वो गांव-गांव पहुंच जाते थे। और लेकिन जब ये सारे साधन आ गए तब वो मतलब कहीं ना कहीं ये वो कमियों की कभी तो रही होगी कि उस तरह से कोई उस तरह का गीत तो बहुत उभर के उस तरह नहीं आए। हालांकि बहुत देशभक्ति की रचनाएं लगातार लिखी जाती रही हैं, उन पर गीत भी बने हैं, लेकिन उस तरह, लेकिन गीत लोकप्रियता उन्हीं को मिली जो कहीं ना कहीं सिनेमा के जरिए से जो आए, वही लोकप्रिय हो, क्योंकि उनको इस तरह प्रचार प्रसार मिल जाता है। लेकिन बाकी गीत लिखे बहुत सारे गए, लेकिन ऐसा कोई बहुत जो कवियों द्वारा लिखा गया गीत हो
और वो ठीक है, वो बहुत मतलब पूरा सर्वव्यापी जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ जैसे एक नहीं, मेघराज मुकुल थे जैसे, तो उनकी कविता बहुत लोकप्रिय थी। वो उनके जो सेनानी जिसमें वो सर काट के दे देती है ना, वो कविता थी, बड़ी लोकप्रिय थी, लोग मांगे। या अपने उनका गीत था मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, इस तरह के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। तो इस तरह का कुछ तो हुआ है, मतलब ऐसे गीत जो कवियों के, एक हमारे वो बहुत लोकप्रिय गीत था उनके जमाने में, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक गीतकार थे, तो वो मातृभूमि के सपूत बांकुरो कवि तुम्हें प्रणाम कर रहा है, इस तरह के गीत जो है वो लोकप्रिय हुए हैं। उनकी मांग होती थी कवि सम्मेलनों वगैरह में, इतना ही है। लेकिन अब जब तक वो ऐसा नहीं हुआ कि कोई गीत जो है वो जैसे वो संगीतबद्ध हुआ हो, क्योंकि पहले तो चलन ही नहीं था, जो होता था सिनेमा के जरिए या दूरदर्शन रेडियो के जरिए, रेडियो में बजा जो उसको सुन लिया लोगों ने, या दूरदर्शन पे आया और लोगों ने सुन लिया, मिले स्वर मेरा तुम्हारा जैसे बहुत लोकप्रिय हुआ। तो उस तरह की और गीतों को कुछ तरह का वो नहीं मिल पाई लोकप्रियता ऐसी कोई इस तरह की। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, फिर भी आपको बहुत याद है। धन्यवाद, धन्यवाद जी। अन्य कोई मित्र यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। हमारे बीच में अलका जी भी हैं, ललिता रामेश्वर जी हैं, बहुत लोग हैं, मृदुल कीर्ति जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, क्या बात, अमिताभ खरे जी हैं। जी। पर मैं एक बात कहूँ आपसे, सुनिए, पहले सवाल तो आप लीजिए, उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा बालेंद्र जी, कि मैं एक पोइट्री शो करता हूँ हर बुधवार को, जिसमें मैं अपनी नहीं सुनाता हूँ, दूसरे देशों की, दूसरी भाषाओं की, तरह तरह के उसमें सेगमेंट है। उसमें एक सेगमेंट है इनका कवि रूप, यानी जिनको हम कवि रूप में नहीं जानते, जैसे फिल्म संगीतकार नौशाद हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे मीना कुमारी हो, चाहे दीप्ति नवल हो, वगैरह वगैरह। उसमें हमने बहुत सारे पत्रकारों को या दूसरे, जिसमें बालेंद्र जी आपकी कविता भी ली है, राकेश पांडे जी की कविता, ऐसी जितनी कविताएं आती हैं वो जो तथाकथित कवि हैं उनकी कविताओं से वो बेहतर होती हैं, जो 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 मतलब क्योंकि बड़ी सच्ची कविताएं होती हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि वो कविता को पार्ट टाइम न बनाए, कि उसको ज्यादा उस पर ध्यान दें, चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे बालेंद्र शर्मा दादीज हो, या और लोग हो। जी, आप सवाल करिए। जी सर, सवाल जी सर, अच्छा आप पूछिए सर। अच्छा, मनसा जी पूछ रहे हैं और ललिता जी ने भी हाथ उठाया हुआ है, ललिता रामेश्वर जी ने भी और मनसा जी ने भी। हाँ जी, पूछिए। जी पूछिए। जी सर, मैं सिर्फ पहले तो ये बात कहना चाहूंगी कि जो आपने यमाता राज भाग सलगा वाला जो बात किया, ये हम बीए सेकेंड ईयर में पढ़ा करते थे। बरवै और छंद की हनुमान के पूछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जर गई गए निशाचर भाग, अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा। और बरवै की प्रेम प्रीत का बिरवा चले लगा। तो मैं चाहूंगी सर, अगर आप कुछ इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें दोहे में वो यस और आई लघु गुरु करके हम वो पूरा का पूरा सिलेबस वो जो पढ़ा करते थे, वो सच में आज कहीं ना कहीं लुप्त है। अगर इस तरह का कोई भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि आज की पीढ़ी को वो जानना बहुत जरूरी है। मेरा प्रश्न ये है सर कि जब हम हिंदी की बात करते हैं, मैं कई मंचों पर ये प्रश्न पूछती हूँ और मैं खुद को, क्योंकि बच्चे मुझसे अक्सर कक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछते हैं, मैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाती हूँ कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी मतलब हम क्या कहें, हम संस्कृत के शब्दों को कहें या उर्दू के शब्दों को कहें। तो मैं तो उन्हें कहती हूँ कि दोनों ही मिले जुले हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हो, तभी उसका आप आनंद ले सकते हो। लेकिन आप लगातार जब गजलों की बात कर रहे थे, उर्दू की बात कर रहे थे, तो मैं खुद को ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाई सर। तो आपके अनुसार क्या है, क्योंकि कई मंचों पर भी इस पर बड़ा द्वंद्व, बहुत सारी बातचीत होती रहती है सर। जी। देखिए, इस पर इसलिए द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि हिंदी जो है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है कि जिस बाल्टी से हम रोज नहाते हैं, जिस मेज पर हम बैठे अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस कुर्सी और जिस ताला के हम लगा के घर से बाहर निकलते हैं, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। तो हमारे हिंदी में पता नहीं कितनी कितनी भाषाओं से शब्द आए हैं। और उर्दू को लेकर, उर्दू तो हमारे भारत की अपनी भाषा है,
और वो उसके बिना तो हिंदी बहुत मतलब वो हमें समृद्धि करती है। उसने हमको मुंशी प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए हैं, वही उर्दू हिंदी, या और बहुत सारे कृष्णचंद्र जी हों, उसने गालिब और मीर जैसे शायर दिए हैं, उसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वगैरह सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। तो उर्दू को लेकर ऐसा कोई द्वंद्व या विवाद होना नहीं चाहिए। संस्कृत से आई है, बहुत अच्छी संस्कृत माँ है, बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। देवनागरी लिपि जो हमारी है वो मराठी, कोंकणी, जाने कितनी भाषाओं की है। तो वो सब मिला जुला सा मामला है, उसी से काम, भाषाएं तभी समृद्ध होंगी। अंग्रेजी इसीलिए समृद्ध हुई कि उसने सब तरफ से लिया है। अंग्रेजी को बड़ी कमजोर भाषा मानते थे लैटिन, फ्रेंच के मुकाबले, लेकिन ये देखिए उसने अपने आप को फैलाया इसीलिए कि उसने बड़ी उदारता से सबके शब्द बटोर लिए। तो वही हिंदी को करना है कि उसमें जहां से फिर शब्द मिले उनको लेते रहिए, और उर्दू को लेकर के कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अगर दोस्त निकल रहा है तो ठीक है। अब अगर वो कोई कोई महाभारत रामायण वाला कोई जमाने की बात कर रहे हैं तो उस समय चलता है कि भाई मित्र और उस तरह की भाषा होगी, लेकिन बोलचाल, रोजमर्रा के बोलचाल, देखिए रोजमर्रा निकला मेरे। अब होता क्या है, वो पता नहीं कौन से लोग हैं जो कोई दूसरा उनका शायद उद्देश्य होगा, दिमाग में उनके क्या भरा है। एक दफे वो जुलूस निकला लखनऊ में उर्दू के विरोध में, वो राजभाषा बना दिया। अब वो था कि उर्दू जबरन ला दी गई तो खून बहेगा सड़कों पर, बैनर लगा। फिर किसी ने बताया कि भैया इसमें सारे शब्द उर्दू के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है सहजता से स्वीकार करिए, उर्दू हमारी अपनी भाषा है, वो हिंदी में रहेगी, हमारे साथ रहेगी, तो हिंदी का ही संख्या बल बढ़ता है। क्योंकि पूरी दुनिया में जहां उर्दू लोग समझते हैं तो हिंदी स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। तो वो तो हमारे पक्ष की बात है। हमें बहुत जो है मैंडारिन से मुकाबला करने में उर्दू को साथ रखना पड़ेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी ललिता जी कोई प्रश्न पूछना चाहती है, सुभाष त्रिपाठी जी, और उसके बाद हम कार्यक्रम फिर संपन्न करेंगे। 2 प्रश्न। जी आदरणीय वाजपेयी जी को प्रणाम। उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम जो अभी उपस्थित हैं। वाजपेयी जी, आपका आज का व्याख्यान बहुत ही अलग ढंग का काव्य शास्त्रीय व्याख्यान था। हम लोग सामान्यतः विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जो व्याख्यान पढ़ाते हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आधार पर हिंदी कविता की को कसौटी पे कसते हैं। आपने जो नए ढंग से आज की व्याख्यान को रखा है और नए ढंग से भारतीय कविता को रखने की कोशिश की है, उससे मैंने बहुत कुछ नया पाया। पर मैं ये पूछना चाहती थी इसको कि हम नए मापदंडों को रखने के संबंध में क्या विचार कर रहे हैं, वो क्या होंगे और वो किस तरह से, क्योंकि सब कुछ मापदंड बदल गए हैं, समाज ही बदल गया है, दुनिया ही बदल गई, कविता भी बदल गई, साहित्य भी बदल गया। तो हम इसको किस ढंग से करेंगे? क्योंकि मैं तो 40 साल से वही पढ़ा रही, भारतीय काव्य शास्त्र भरत मुनि से आरंभ करते हैं आनंदवर्धन तक, वहाँ प्लेटो से चालू करते हैं वर्ड्सवर्थ तक, और कविता कुछ और रास्ते पर चल रही है। बालेंद्र जी, मेरा ये प्रश्न का थोड़ा सा इशारे में उत्तर मिल जाए तो मुझे शांति मिलेगी। जी 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 देखिए अब ये काम तो आप ही लोग को करना है, और कई विश्वविद्यालयों में जब से गजलें लगी हुई हैं बकायदा, तो वो विश्वविद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम जमाने के समय के हिसाब से कैसे बदलना है वो सब भी आपको देखना है। बस मैं कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो अपनी चीजें बहुत सारी जो विलुप्त होती जा रही हैं वो विलुप्त ना हो, कहीं ना कहीं उन पर चर्चा होती रहे। अब विवादों का समय, जब भी विवाद, तो देखिए जब नई कविता आई तो तरह तरह के विवाद खड़े हुए, पता नहीं कितनी बहसें होती रही लगातार। अब चीजें छन के एक जगह स्थापित हो गई और कहीं ना कहीं वो बाकायदा स्थापित हो गई, और अब जो है वो जो कहीं ना कहीं वो बड़े सहज भी हुई है, जो अब छंद मुक्त कविता है, और उसने लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है। जितने बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने उसका स्वरूप बदला है। और वो जो एक पहले था कि बिल्कुल अलग तरह का एक शब्दों का एक चक्रव्यूह जो रस्ती थी उससे बाहर आया है सब। वो तो देखिए आप लोगों को ये सब देखना है कि कैसे हम अपनी चीजों को संरक्षित करें, उनका संवर्धन करें, और नए संदर्भों में नई चीजों को कैसे उसमें समाहित करें। तो ये सारा काम तो आप ही विश्वविद्यालय के लोगों को ही करना है। नहीं, हम लोग एक शब्द नहीं बदल सकते, हम लोगों के हाथ जो हैं बड़े बंधे हुए हैं।
ये यूजीसी ही कुछ कर सकते हैं, हम लोगों के तो बहुत बधे हुए। और मतलब वो बात जी शास्त्र को बदलना है, क्योंकि शास्त्र बदल रहा है, कविता बदल रही है, समाज बदल रहा है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से बात को केवल सामने लाया है और कुछ जी नहीं, वही बात, जब एक सारे चीजें फैले, उस पर विचार विमर्श हो, लोगों तक बात फैले, तो चीजें बदलती भी हैं। फिर वो अगर विचार चलता है, अब हिंद गजल को लेके मैं तो शुरुआती लोगों में हूँ, जब हिंदी वाले से भी मतलब वो बड़े वो आलोचनाएं सुनने को मिलती थी, कोसते थे, और उर्दू वालों से भी आलोचनाएं सुनने को मिलती थी, लेकिन अब वो हिंदी गजल एक सच्चाई बन गई, अब वो स्थापित हो गई। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, और समय के साथ सब कुछ, मतलब जैसे कविता बदलती है तो उसके मानदंड भी बदले, उसकी आलोचना के मानदंड भी बदले, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम भी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत उनमें लचीलापन होना चाहिए, बदलाव आने चाहिए। जी 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 ये अंतिम प्रश्न सुभाष त्रिपाठी जी से ले लेते हैं और उसके बाद जी समापन करते हैं। नमस्कार वाजपेयी जी, आपको सुनना एक बहुत ही एक आशीर्वाद है ईश्वर का कि आपको सुनते हैं हम लोग। और मेरा कहना ये था कि फेसबुक पे मैंने देखा कि बहुत से कवि इतना सुंदर लिख रहे हैं, लेकिन उनमें गायन क्षमता नहीं है या बड़े मंच की अभाव है, और तमाम ऐसे अच्छे कवि पर्दे के पीछे चले जा रहे हैं, और दिन दिन उनकी कविता पढ़ी जाए तो जो आज के मंच के जो स्थापित कवि हैं उनसे कई गुना बढ़िया लिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन सब ढेर सारी कविताओं का, कवियों का क्या हश्र होगा, क्योंकि शायद उनमें मार्केटिंग क्षमता नहीं है या उनके पास सुंदर सी आवाज नहीं है, और कई लोग बहुत ही हल्की फुल्की कविता लिख करके अच्छे गीतों के माध्यम से लोगों को सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके प्रस्तुत करते हैं। तो उन लोगों का भविष्य, कई बार लगता है कविता, इतना बढ़िया कविता कहाँ से, मतलब फुटपाथ पे चली जाएगी, सड़ जाएगी कविता, और एक सामान्य सी कविता और एक अच्छे मुखड़े के चलते, एक अच्छी आवाज के चलते बिक रही है। तो कई बार दुख होता है कि ये लोग कहाँ चले जाएंगे। दूसरी बात, जैसे मेरे साथ है, कई बार ऐसा है कि भावनाएं स्पंदित करती हैं कुछ लिखने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द की एक लाइन आती है कि कुछ लाइन बनती है, यार इस लाइन को जोड़ के कविता लिखी जाए तो बड़ी अच्छी बने पड़ गया, और कोशिश करने लगते हैं। तो कई बार शब्द इतने स्पंदित करते हैं मन को लिखने के लिए, और कई बार भावनाएं करती हैं, तो इन दोनों में संतुलन कई बार बिगड़ जाता है, भावनाएं गायब हो जाती है, हम तुकबंदी करने लग जाते हैं, और कई बार भावनाएं बहुत बड़ी रहती हैं और शब्द पीछे पड़ जाते हैं। तो कई बार तुकांत शब्द मिलते ही नहीं है, और लगता है कि जब तक तुकांत नहीं हो, जैसे आपने लयबद्धता की बात की, तो लयबद्धता करते करते 3-4 मुक्तक तो बन गए, उसके बाद लग रहा है कि ये भी कैसे बनेगा। उस समय बहुत तकलीफ होती है कि यार, ऐसी बहुत पीड़ा होती है कि यार क्यों नहीं बन पा रहा है ये कविता की, ये लाइन बन जाती तो बड़ा सुंदर बन जाता। तो ऐसी स्थिति में के लिए क्या समाधान है? एक तो पहला मैंने कहा कि जो कवि जो आज के स्थापित कवियों से कई गुना ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं, कई जाने प्रभावशाली लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं है, उनका कोई मार्केट नहीं है, वो गए, लगता है ये तो आदमी बिसर जाएगा, और जो मंच पे है वो मंच पे ही रहेंगे। तो उनका भविष्य जिसे कहते हैं, आम कवि का, आम आदमी का भविष्य जिसे कहते हैं, तो वो क्या है, और कविता लिखने में जो मेरा ऊहापोह बचा रहता है, इसके लिए आप क्या रास्ता दिखलाते हैं? और तीसरी चीज ये है कि जो शब्द घुल मिल गए हिंदी में, उनकी बात तो बहुत सही है, लेकिन कुछ स्त्री पुरुषों को देखा है कि उर्दू के खतरनाक शब्दों को लेकर के वो अपने भाषा में डाल के बोले मेरी गजल है, मेरी शायरी है। तो लोगों को कवि कहलाना, गीतकार कहलाना शायद थोड़ा सा बी ग्रेड लगता है, और एक शायर कहना, मुशायरे में जाना और गजल करना कहलाना अच्छा लगता है। ये आडंबर मुझे जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि आप उर्दू के काफी समर्थक रहे हैं और सर्वधर्म सर्वभाषा संभाव की बातें करते हैं, लेकिन ये बात एक सहज मन से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शायद आपका जवाब देंगे। शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। बात ये कि आपने मेरा जो है ना वो दुखती रग पे हाथ रख दिया है, यही तो मेरी पीड़ा है, और ये मेरा एक अभियान, मतलब यहाँ भी इतने प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जहां जहां संकट यही है कि जहां जहां वो राजभाषा अधिकारी है, वो इतने आतंकित हो जाते हैं कि कोई फेसबुक पर कोई उससे टेलीविजन चैनल पे आ गया तो उसको वो महान मान लेते हैं। तो और वो उसमें दुर्भाग्य से चैनलों से जो कविता आ रही है, जो मंचों से कविता आ रही है, उसमें कविता तो बहुत है ही नहीं, मतलब ढूंढना मुश्किल है। तो वो आप जो कह रहे हैं, और लॉकडाउन का ये सबसे बड़ा वरदान ये हुआ है कि स्वयं मैं, जिसने पूरी जिंदगी कविता में गुजारी है, कि बहुत से हिंदुस्तान के ऐसे सैकड़ों रचनाकारों से परिचय हुआ जो सचमुच बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और वो बिल्कुल वही जो आपका दर्द मेरा दर्द है,
कि सामने वही एक पूरी चेन है, उनकी मार्केटिंग है, उनका ज्यादा वो तरह तरह से प्रभाव डाल के पता लगाते हैं कहाँ कभी सम्मेलन होने वाला है, फिर वो सिफारिशें लगती हैं वगैरह वगैरह। ये बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है, और वो इसीलिए हम सब जहां भी हैं, जो भी हैं, जिसके पास जो भी साधन है, वो थोड़ी हिम्मत जुटाए और ये घिसे मतलब जो नाम वो उससे देख के आप चमत्कृत हो जाते हैं, ग्लैमर में आते हैं, उनकी बजाय कविता पर ध्यान दिया जाए और अच्छे कवि बुलाए। ये बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। और दूसरी जो आपका था सवाल, क्या वो शब्द संगीत करते हैं कभी, सुंदर नहीं वो, हाँ देखिए वो संकट किसके पास, जी 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 देखिए ये तो संकट हमेशा ही होता है जो छंदबद्ध कविता लिखेगा। अब उसमें यही कि भाई उसको अगर नहीं सही आपको तुकांत मिल रहे, नहीं सही काफिया मिल रहा है, तो ठीक है डाइवर्ट करिए, फिर विधा बदल दीजिए, जहां से बात बनती वहां कर ले जाइए उस थॉट को। आसान नहीं होता। हाँ नहीं सही बात है, ये संघर्ष करना पड़ता है कई बार। देखिए ना, ये गजल कोई एक मतला बन गया जो शुरू की 2 पंक्तियां हैं, और फिर गजल पूरी होते पता कई का हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, और कोई चीज एकदम से धारा प्रवाह आती जाती और एकदम से गजल बन जाए। तो ये तो एक रचना प्रक्रिया है और कई दफे ये उलझना पड़ता है। लेकिन वही है कि अगर कोई सही, अब कई दफे वो अगर आप उसके चक्कर में पड़े और उसका आपका पूरा जो केंद्रीय भाव है, अंतर्भाव है, वो अगर बिगड़ गया तो उसने असली चीज तो देखिए कंटेंट है, असली चीज संवेदना है। और खाली आप उसका मीटर सही कर लेंगे उससे कुछ नहीं, फैलून से कोई महान शायर नहीं बनता। शायर तो अच्छे कंटेंट से ही बनता है। और वो चाहे गालिब हो चाहे मीर, गालिब इसलिए महान है कि उन्होंने पूरा जो उपनिषदों में मिलता है वो सारी चीजें आपको गालिब की शायरी में मिल जाएंगी। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, वो जो वही है, वो जो बिल्कुल ऋग्वेद के उसका ऋचा का जैसे बिल्कुल उससे हो। तो कंटेंट से आदमी बड़ा बनता है, कभी बनता है, इसलिए वो उलझन तो आप ही को स्वयं सुलझानी पड़ेगी। और तीसरी बात जो आपने कही थी वो ये है कि कभी भी अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए। जो शब्द जहर सहजता से आ रहा है, अब जो लोग आप वो जबरन को उर्दू ठूसेंगे तो वो भी गलत है। स्वाभाविक रूप से जो भी जहां से आ रहा है, कई जब आप देखिए कई अंग्रेजी के शब्द चूंकि वो बड़ा वो आ गए हैं स्वाभाविक रूप से, तो ठीक है उनका भी अब तो उसको हमें जबरन भी कोई इंग्लिश में लिख रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन कई जगह जो है वो उस तरह के शब्द आ जाते हैं तो उनको हमें ग्रहण करना चाहिए समय के साथ, जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया।